हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम पिछले सेकंड ग्रेड के जो भी जितने पेपर लगे हैं उन सारे प्रश्नों को दोस्तों मैं हल करवाने वाला हूं। तो उसकी ये सीरीज़ है। सबसे पहले हम 2018 के प्रश्नों को लेंगे, फिर 2016, ठीक है, जितनी भी आपकी 11, 10 की जो भी भर्तियां हुई हैं उन सारे प्रश्नों को दोस्तों हिंदी हब ऑफिशियल पे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस रचना से अब तक किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। और जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये आ गया वो आ गया, तो आपको पता चलेगा दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हालांकि दोस्तों हिंदी में क्या है, आधा पेपर ही आपके काम का है, क्योंकि कभी तो आपकी एनसीईआरटी लगी हुई थी, फिर आपका नया सिलेबस आ गया पिछली बार के पेपर में 2018 में, ठीक है, फिर आपकी एनसीईआरटी अब के में हटा दी गई है बिल्कुल। तो जो किताबों वाले जो प्रश्न थे वो आपके लिए इतने मायने नहीं है, लेकिन कोई भी जैसे साहित्य के अंतर्गत आता है तो वो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपके साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ग्रामर के लगभग दोस्तों आपके, मैंने जितने भी पेपर हैं वो एनालिसिस किए हैं, तो लगभग 40 से प्लस प्रश्न आपके ग्रामर के पूछे ही जाते हैं, ठीक है। 40 से 42, 43 क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो लगा लीजिए आप 1/3 आपका जो भाग है वो आपका ग्रामर है दोस्तों। और ग्रामर को हल्के में मत लेना, क्योंकि पेपर में तो दोस्तों ग्रामर का ऐसा लगता है कि क्वेश्चन हमारा सही है, लेकिन जब मिलान करते हैं तो फिर वो गलत निकलता है। तो इतना दोस्तों थोड़ा सा सूक्ष्म में हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साहित्य के दोस्तों अब तक, क्योंकि जो किताबें थीं, किताबों में से दोस्तों लगभग 45 प्लस क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 45, 44, 46, 47 ये रेशियो आपका रहता है किताबों से। उसके बाद में साहित्य से लगभग आपके 15 के लगभग आपके प्रश्न पूछे गए हैं। 15 ही आपके जो स्नातक स्तर है उससे प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि लगभग आपकी 15 ही रचनाएं हैं। जैसे शुक्ल की रचनाएं हैं, 3 निबंध हैं, तो आपके 1-2 क्वेश्चन हैं वो। कबीर का 2 क्वेश्चन ले लिए, तुलसी का 1 क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, कुरुक्षेत्र से ले लिया। इस प्रकार से लगभग आपके 15 प्रश्न हो जाते हैं। 10-12 क्वेश्चन आपके काव्य शास्त्र से पूछे गए हैं। प्रत्येक टॉपिक में से दोस्तों आपका प्रश्न आना है। रस है तो उसमें से 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। अलंकार है, शब्द दोष जो भी हैं आपके, और 2-3 क्वेश्चन आपके जो हिंदी भाषा है वहाँ से पूछे गए हैं, और जो आपका राजभाषा की जो स्थिति है, हिंदी साहित्य जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है, और हिंदी की जो संविधान में स्थिति है, किस किस अनुच्छेद से पूछे गए हैं। और 3-4 क्वेश्चन आपका एक पद्यांश या गद्यांश आता है, वहाँ से आपके पूछे गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, चलिए। तो ये सारे के सारे, और 20 जो प्रश्न हैं वो आपके फिक्स 20 प्रश्न आपके शिक्षण विधियों से पूछे जाते रहे हैं। तो अब की बार है जो आरपीएससी है उसने अंक विभाजन नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों आप मान करके चलना कि लगभग अब की बार 40 के लगभग क्वेश्चन आपके साहित्य से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और कम से कम 50 क्वेश्चन आपके व्याकरण के पूछे जाने हैं। तो ये तो आपका रहेगा। 20 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के, 20 या 25, और 15 क्वेश्चन आपके काव्य शास्त्र के, और 15 ही आपके स्नातक स्तर से, और 5 क्वेश्चन हैं, 7-8 क्वेश्चन हैं वो आपके उद्भव विकास वाले से 2 क्वेश्चन, ऐसे इनसे एक गद्यांश आएगा या पद्यांश आएगा, जो भी है। तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन तो आपने मुझे पता है कि सारे सबके पास में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुकलेट होगी, लेकिन हमारा उद्देश्य दोस्तों ये है कि हमें क्वेश्चनों का वो तरीका जानना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आरपीएससी में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको पैटर्न नहीं पता है और आप पढ़ते रह गए, ठीक है, आपने साहित्य को इतना पी लिया क्योंकि उससे अब तक 10 क्वेश्चन ही आए हैं, ठीक है, लेकिन अब की बार दोस्तों आप सोच रहे हैं कि ऐसे 10 ही आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सरल आता है। अब की बार दोस्तों आपका पैटर्न है वो फिर बदलने वाला है। हिंदी की दोस्तों यही खासियत है कि हर बार पेपर है वो आपका नया आता है, ठीक है। तो पहला आपका जो प्रश्न है वो हो जाएगा, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। नहीं और हाँ दोस्तों ये आपको बहुत, ठीक है, इसकी चालों को बताऊंगा मैं। पेपर आरपीएससी की कैसी कैसी चालों से ये क्वेश्चन दे रहे हैं। वह बहुत सज्जन है, तो ये दोस्तों वाक्य शुद्ध है। काल चक्र के पहिए से बचना, काल चक्र के पहिए से, तो ये देख लिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है वो गलत है, क्योंकि काल चक्र से बचना संभव नहीं है। जब काल का चक्र अपने आप है तो पहिया लगाने की वहाँ पर क्या है, ज़रूरत नहीं है। ये आपका वाक्य शुद्धि के अंतर्गत है। अंधेरी रात में कुत्ते ज़ोर से भौंक रहे थे, बिल्कुल सही है। मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ, ठीक है, तो ये भी सही है।
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। आगे चलते हैं। गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों हम कहते हैं कि भाई उसने तो अपने मन में गांठ बांध ली, ठीक है। एक अलंकार भी पूछा जाता है दोस्तों, श्लेष का उदाहरण है बहुत अच्छा, कि जहाँ जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोय, कि गन्ने में जिस जगह पर गांठ होती है वहाँ पर रस नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। और जिस प्रकार मानव संबंधों में जहाँ पर गांठ पड़ जाती है वहाँ पर भी क्या है, आपसी प्रेम भाव नहीं होता है। तो गांठ शब्द के यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक तो आपका क्या हो जाएगा, गन्ने की गांठ हो जाएगी, ठीक है, और एक हो जाएगा आपके मानव संबंधों में पड़ी हुई कटुता। तो वहाँ पर क्या है, प्रेम भाव खत्म हो जाता है, वहाँ पर गन्ने का रस खत्म हो जाता है। तो गांठ बांधना दोस्तों मुहावरे का जो अर्थ है, कपड़े समेटना नहीं है, क्रोध करना नहीं है, स्थायी रूप से याद रखना, कि उसने तो भाई मेरी बात है वो गांठ बांध ली, यानी स्थायी रूप से याद रखना। तो ये हो जाएगा आपके स्थायी रूप से आपका याद रखना हो जाएगा। आगे चलते हैं। जोगी मार, ठीक है, हाथ में छार, कहावत का भावार्थ इनमें से कौन सा है? यानी आपने जोगी को मार दिया और हाथ में छार, छार कहते हैं दोस्तों राख को, ठीक है, कि जोगी को मारने से क्या है, हाथ में क्या है, क्या मिलता है, क्योंकि जोगी है दोस्तों फकीर है, उसके पास में कोई धन संपत्ति है नहीं, कुछ भी नहीं उसके पास में, ठीक है, तन पर लत्ता और अलवत्ता, तो ये है। तो हाथ में उसकी क्या मिलती है, राख ही मिलती है। और ये भाव दोस्तों कहाँ पर व्यक्त हुआ है, ये भाव व्यक्त हुआ आपके जायसी के पद्मावती में, कि दीनी उठाई प्रदमी झूठी, ठीक है, कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो पद्मावती को पाने के लिए क्या करता है, चित्तौड़ पर क्या है, आक्रमण करता है, और उसे क्या है, अंत में क्या है, छार भरी मुठी, ठीक है, छार भर मुठी, यानी कि क्या उसके अंत में क्या है, पद्मावती तो क्या है, जौहर में जल जाती है, लेकिन उसे अंत में क्या है, छार भर मुठी ही, मुट्ठी भर राख की ही प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर उसमें नश्वरता का वर्णन किया गया है, रूप की और उसकी। तो जोगी मार हाथ में छार, कि यानी जोगी को मारने से हाथ में क्या है, राख मिलती है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। निर्बल को मारने से कोई लाभ नहीं, ये ऑप्शन लगता है। जब गरीब को सताया जाता है तब प्रक्रिया बहुत तीखी है, ये नहीं है। जोगी को मारने से मारने वाले का जीवन राख हो जाता है, ये भी नहीं है। जोगी अपने हाथ में राख लेकर सभी को मार सकता नहीं। तो इसका दोस्तों लक्ष्यार्थ यही निकल रहा है कि जो भी जोगी होता है उसके पास में कुछ नहीं होता। यदि तुम उसको मार दोगे, धन संपत्ति कोई चोर डाकू मार दे, तो उसको उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके निर्बल को मारने से कोई भी लाभ नहीं है। आगे चलते हैं। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, इस वाक्य में इनमें से किस प्रकार की अशुद्धि है? तो प्यास के मारे उसके जो प्राण शब्द है दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका बहुवचन में गिना जाता है हमेशा। आंसू है, ठीक है, आंसू का बहुवचन आपका आंसू ही होता है, ठीक है। तो प्राण जो शब्द है आपके वो हमेशा बहुवचन में है। तो यहाँ पर प्राण के मारे उसके, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी वचन संबंधी जो अशुद्धि है वो दिखाई देती है। आगे चलते हैं कि हर किरण तेरी संदेश वाहिका, कि हर किरण है वो तेरी संदेश की वाहक है। पवन गीत तेरे गाता, तेरे चरणों को छूने से लालायत हिमगिरी का माथा, तुझसे ही सूर्य प्रकाशित है, आलोक सृष्टि में तेरा है, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम चिरऋणी उपासक तेरा है। अंगड़ित आकाश गंगाएं, नन्ही बूंदें तेरे आगे, यानी जो अंगड़ित अनेकों करोड़ों आकाश गंगाओं का जो समूह है वो नन्ही बूंदों के समान तेरे आगे है। तू आदि अंत से मुक्त, कि तू आदि और अंत से सबसे मुक्त है। काल अस्तित्वहीन, जो काल है, जो समय का बोध है, वो तेरे आगे क्या है, अपना अस्तित्व खो देता है। जगत नियंता, जगत के नियमन करने वाले, जगत पिता व्यापक, तू कितना ईश्वर, तेरे चरणों में नतमस्तक, कितनी धरती कितने अंबर। तो ये जो दोस्तों आपका पद्यांश आया है, एक बार गद्यांश आता है, कभी पद्यांश भी दे सकते हैं, गद्यांश दे सकते हैं, ठीक है। तो जगत पिता किसे कहा गया है? तो जगत पिता दोस्तों यहाँ पर आपको ईश्वर को कहा गया है। हे जगत पिता तेरे चरणों में, जगत पिता व्यापक तू कितना ईश्वर, ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है। उक्त अवतरण में नन्ही बूंदें शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कि जो अगणित जो आकाश गंगाएं हैं वो तेरे आगे क्या है, नन्ही बूंदों के समान है। तो यहाँ पर दोस्तों आकाश गंगाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। ईश्वर के चरण चूमने को कौन लालायित रहता है? हिमालय पर्वत, हिमगिरी पर्वत रहता है। तो ये आपका हो जाएगा हिमगिरी पर्वत हो जाएगा, ठीक है। प्रबोधिनी में संकलित पाठ नदी, आस्था और कुंभ किस विधा से संबंधित है? ठीक।
ठीक है। तो ये आपकी पहली जो 2018 में आपका सिलेबस चल रहा था RBSE वाला, उसमें आपके संकलित हैं लगभग 45 प्रश्न हैं। इनमें से जो भी आपके लिए मुख्य होगा साहित्य की दृष्टि से कि आपकी ये आपको जानना चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके कभी भी रिपीट नहीं होने वाले हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपकी नदी, आस्था और कुंभ, ये आपका दोस्तों ललित निबंध है। प्रबोधिनी में संकलित रचना एवं रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नींव की ईंट है दोस्तों, ये आपकी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, पूछ ली जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध इनका निबंध है। छोटा जादूगर कहानी है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की। कैलाश मानसरोवर, ये ही दोस्तों यहाँ पर गलत है, ठीक है। भोलाराम का जीव एक व्यंग्य प्रधान है, आपका व्यंग्य है हरिशंकर परसाई का। आगे चलते हैं। प्रबोधिनी में संकलित कविता पूजन किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत है? आरती, हल्दी घाटी, जय हनुमान, जौहर। जो पूजन कविता है दोस्तों वो किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये आपकी श्याम नारायण पांडे की है, हल्दी घाटी से, ठीक है। ये आपकी किससे है? ये आपकी हल्दी घाटी से उद्धृत है। आगे चलते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और, अब ये आपका काम का क्वेश्चन है कि जो संघ की राजभाषा हिंदी है और जो लिपि है वो देवनागरी होगी, यह पंक्ति निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 351। तो दोस्तों हिंदी का जो भी आपका उद्भव विभाग जितनी की बोलियां हैं 17 बोलियां हैं, कौन कौन का विकास है, किस किस के, जैसे कि आपकी पश्चिमी हिंदी आ जाती है, ठीक है, आपकी पूर्वी हिंदी आ जाती है, आपकी भोजपुरी आ जाती है, तो किस बोली के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं, ये आपसे मेन पूछा जाता है। और हिंदी से संबंधित हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेदों में, कौन कौन से उप अनुच्छेदों में आपके प्रावधान किए गए हैं, तो वो भी पूछा जाता रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका सरल ऐसा कोई खास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको पूरा हिंदी भाषा का क्या है ज्ञान करना है। तो ये आपका जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 343 में आपको बताया गया है कि भाई जो हमारे जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्षितिज में संकलित एकांकी अमर शहीद में इनमें से कौन सा पात्र नहीं है? तो जो राजस्थान के जो स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हो गए थे उनके ऊपर लिखा गया है। हालांकि दोस्तों मैंने इसको नहीं पढ़ा है, ठीक है, NCERT किताबें आपको पढ़ाई हैं लेकिन हटा दी गई, इसलिए मैंने वो पूरी नहीं पढ़ाई थी। तो ये आपका क्षितिज में जो संकलित एकांकी है अमर शहीद, इनमें से कौन सा पात्र नहीं है? तो ये दोस्तों सागरमल गोपा ने बिल्कुल दी थी, गुमान सिंह गहलोत है, ठीक है, कर्णीदान है, लेकिन जो शंभुदान है दोस्तों इसका उत्तर नहीं है। तो ऐसा करते हैं, जो चलो लगा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्षितिज में संकलित आखिरी चट्टान यात्रा संस्मरण है दोस्तों, आखिरी चट्टान मोहन राकेश का में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का वर्णन है, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके गोवा से कन्याकुमारी, ठीक है। क्योंकि ये जो स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों जिस चट्टान पर बैठ करके क्या है अपना जो ज्ञान अनुभव प्राप्त किया था, वहाँ की बात की गई है कि आखिरी चट्टान, भारत की जो आखिरी चट्टान है, ठीक है। तो गोवा से क्या है, कन्याकुमारी से कुछ दूर समुद्र में जाकर के दोस्तों एक टापू पर वो चट्टान पड़ती है, तो ये गोवा से कन्याकुमारी है। सांवरे गोरे सलोने सुभाए मनोहरता जिति मेन लियो है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित इस का वाक्यांश में मेन शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों मेन का अर्थ है आपको आना चाहिए, ठीक है, कामदेव के पर्यायवाचियों में पूछा जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? कामदेव, अनंग हो जाएगा, कामदेव हो जाएगा, मेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन शब्द है, बहुत ज़्यादा आता है, बिहारी के वहाँ में आता है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित कवियों में से किसने पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु से संबंधित कविता लिखी है? ये कविता भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है साहित्य की दृष्टि से। पंत की आपको दे करके पूछा जा सकता है कि पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता है, उसके रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगी दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। पर्वत प्रदेश में पावस, ठीक है, यानी पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु है वो किस प्रकार दिखाती है, तो ये आपके सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हसनी अकोर। क्षितिज में संकलित उक्त काव्य पंक्ति में अकोर का क्या अर्थ है? अब अकोर भले ही आपसे कोई दिक्कत नहीं पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अकोर है दोस्तों, क्या है यहाँ पर, इसका अर्थ हो जाएगा रिश्वत, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे साथी कंफ्यूज थे कि भाई पिछले पेपर हैं उनमें से पिछली जो
किताबें हैं उनसे क्वेश्चन आए हैं, लगभग 45 क्वेश्चन हैं, तो वे भी पढ़ने हैं क्या, किस प्रकार पढ़ने हैं। तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए इसी उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे आपको पता चल जाएगी किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है पिछले पेपरों को। ये नहीं होना है कि भाई हमारे तो 150 क्वेश्चन है, हम जब पिछले पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारे तो 110 ही रह जाते हैं, 100 ही रह जाते हैं, 90 ही रह जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 40-45 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे वहाँ से कट जाते हैं, ठीक है। तो 150 का आप पेपर दे रहे हैं तो वहाँ से 40-45 क्वेश्चन गए, तो 100 नंबर का आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ 100 में से फिर आपकी जैसे असाध्य वीणा हटा दी गई है, ठीक है, जिन्होंने पहली बार अब नहीं पढ़ी है, ठीक है। कामायनी का आनंद सर्ग हटा दिया गया है, कई रचनाएँ आपकी बदल दी गई हैं, तो इस वजह से आपके जो नंबर है वो कम आ रहे हैं। आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। साहित्यकार के जीवन का विश्लेषण, उसके ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रामर में हमारे कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से गलत जा रहे हैं। तो साहित्य के जीवन का विश्लेषण किसके साहित्य के मूल्यांकन से, साहित्यकार के जीवन का विश्लेषण कि उसके साहित्य के मूल्यांकन से कठिन है। तो ये जो कथन है ये किससे संबंधित है, ये दोस्तों माधवी वर्मा का है, आपका संस्मरण है निराला भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर लिखा गया है। तो ये निराला भाई से है और निराला के जीवन के बारे में ये कहती हैं कि जो साहित्यकार है मैं उसके जीवन का विश्लेषण कर रही हूँ। उसके साहित्य का विश्लेषण करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके जीवन में क्या था वास्तविकता में उसका विश्लेषण करना बहुत कठिन होता है। अपरा में आधार पर बताइए इनमें से कौन सी रचना भूषण द्वारा रचित नहीं है। तो अपरा के आधार पर बताइए इनमें से कौन सी रचना भूषण द्वारा रचित नहीं है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे साहित्य में पूछा जा सकता है। तो इसमें दोस्तों देखिए शिवराज भूषण, ठीक है, अलंकार ग्रंथ है, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी महाराज शिवाजी पर, और छत्रसाल है महाराज छत्रसाल पर। लेकिन जो छत्र प्रकाश है ये आपका वीर रस का प्रधान प्रबंध काव्य है, और ये गोरे लाल पुरोहित जिसे कि लाल कवि भी कहा जाता है, तो उसके द्वारा रचित है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपरा में संकलित कालचक्र पाठ किस रचना से लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके हिंदी की शब्द संपदा, ठीक है। ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको मैं लगाता ही नहीं हूँ, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको पढ़ने में आगे भी आसानी रहे। मंदाकिनी में संकलित निर्वासित कहानी के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों निर्वासित जो कहानी है वो आपकी हो जाएगी सूर्यवाला की। ये आपसे पूछी जा सकती है, साहित्य में कहानियों के अंदर कहानी आपके लगी हुई है, तो निर्वासित कहानी किसकी है, सूर्यवाला की। आगे चलते हैं। संवाद सेतु पुस्तक में डायरी साहित्य का वर्गीकरण करते समय इनमें से किस प्रकार की डायरियों को सम्मिलित नहीं किया गया। ये भी नहीं पूछा जाए क्योंकि डायरी विधा है आपके नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपसे दोस्तों व्यक्तिगत डायरी होती है, साहित्यिक डायरी होती है, काल्पनिक डायरी होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपकी सामाजिक डायरी नहीं होती है, ठीक है। इस पाठ के अनुसार है वो सामाजिक डायरी को नहीं माना गया है, तो इसको भी आप हटा दीजिए। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित महाकवि जयशंकर प्रसाद नामक पाठ के रचनाकार कौन है। तो ये दोस्तों आपका एनसीईआरटी में भी लगा हुआ था, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे आपके शिवपूजन सहाय। शिकागो विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने कब व्याख्यान दिया था, प्रबोधनी में संकलित पाठ के आधार पर बताइए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको जीके का ज्ञान छोड़ देना है, आपको किताब में जो डेट है ना वही आपको बतानी है। इसीलिए यहाँ पर कह रखा है कि प्रबोधनी में संकलित पाठ के आधार पर बताइए कि शिकागो धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने कब व्याख्यान दिया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वही हो जाएगा 1893 ईस्वी। दीनों पर प्रेम प्रबोधनी पाठ के आधार पर बताइए। हमारे एक साथी ने पूछा था कभी कि भाई जो आपने बताया है जब खून का टीका नाटक पढ़ाया है कि उसमें तो जो पवन सिंह है वो जो उसके 7 पुत्र हैं, ठीक है, वो एक सिसोदिया है, ठीक है, सिसोदा ग्राम का उसके 7 पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पर तो उसका बेटा बताया गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों नाटक क्या है, कल्पना और इतिहास का दोनों का मिश्रण होता है, जीके में अलग है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई जीके में इस प्रकार बताया जाता है कि 7 पुत्र हैं उसके, लेकिन यहाँ पर 12 पुत्र बताए जाते हैं। तो ये आपको नाटक में जो है उसी के आधार पे बताना है, जीके चाहे कुछ भी कह रही हो। दीनों पर प्रेम प्रबोधनी पाठ के आधार पर बताइए कि ईश्वर इनमें से कहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपके दीनों के द्वार पे मिलेगा, दुखियों की आह में मिलेगा, गरीबों की भूख में मिलेगा, लेकिन मंदिरों में दोस्तों ईश्वर है वो नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो मंदिरों में ईश्वर नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? दीपदान एकांकी में यह पंक्ति ही किसने किससे कही है? ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी है तो ये आपके पन्ना ने सोना से कही थी। दीपदान एकांकी है दोस्तों आपके राम कुमार वर्मा की है। आपके नहीं लगी हुई तो आपको कोई ज़्यादा ध्यान देने की इस पर ज़रूरत नहीं है। सूर समर करनी करही कही न जनावई आपू विद्वमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रताप। क्षितिज में संकलित यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या है? तुलसीदास की है दोस्तों। सूर से आप नहीं समझ जाना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वीरता की, जो वीर व्यक्ति है उसकी विशेषता का वर्णन कर रहे हैं कि सूर समर करनी करेंगे, सूर्य हमेशा युद्ध लड़ना चाहता है, कहीं ना जनावई आप, तो ये आपके तुलसीदास की हो जाएगी। कृपाराम खिड़िया के कार्य सरेना को सोल्टे के अनुसार किसी कार्य की सिद्धि के लिए इसमें से क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों? तो बल आवश्यक है, पराक्रम आवश्यक है, हिम्मत आवश्यक है, लेकिन दोस्तों धन है वो आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार के क्वेश्चन है कि जिसने इन रचनाओं को पढ़ रखा है वही कर पाएगा, और वैसे नहीं पढ़ रखा है ढंग से परीक्षा के हेतु जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं स्नातक स्तर की, इस प्रकार से पढ़ रखा है तभी वो सही कर पाएगा। यहाँ मैं और आप दोनों बराबर हैं, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है। तो पिछली जो आंसर की है उसके आधार पर मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के फीचर नहीं होते हैं? संवाद सेतु पुस्तक के आधार पे बताइए। तो 28 का दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा काल्पनिक फीचर किसी प्रकार का फीचर नहीं होता है। समाचार फीचर होता है, प्रवोत्सवी फीचर होता है, फोटो फीचर होता है। तो ये आपकी दोस्तों कुछ विधाएँ हैं, फीचर है, आलेख है, ठीक है। तो ये आपका काल्पनिक फीचर इसमें नहीं होता है। पीयूष प्रवाह के अनुसार इसमें से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है साहित्य की दृष्टि से, ठीक है। तो कछुआ धर्म है दोस्तों, इनका निबंध है, ठीक है। मारेसी मोही कुठाब है, ये भी इनका दोस्तों निबंध है। बुद्धू का कांटा, ये भी इनका दोस्तों कहानी है, लेकिन दुख में जीवन नहीं दोस्तों, सुख में जीवन इसकी कहानी है। गुलेरी जी की 3 कहानियाँ आई थी 1911 में, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा 1914 में, और उसने कहा था दोस्तों जून 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो ये आपको याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। गुरु समान दाता नहीं प्रज्ञा प्रवाह में संकलित कबीर के इस दोहे में गुरु को तुलनीय दाता क्यों कहा गया है? क्योंकि वह राम से मिलाता है, क्योंकि वह संसार से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि वह ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है, क्योंकि वह चारों लोक की संपदा को दिला देता है। जब मोक्ष मिल जाता है दोस्तों, ज्ञान मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि चारों लोक की संपदा है वो मिल गई है। तो ये आपका दोस्तों, ठीक है, कबीरदास का दोहा है। तो इसमें आपके क्या है, 4 लोक की संपदा को वह दिला देता है। तो ये दोहा भी आपका लगा हुआ है कबीरदास के जो गुरु का अंग है। मालिकों की बोली को हमने कैसे सीखा? प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निबंध में फिर से सोचने की आवश्यकता है के आधार पर बताइए। तो ये आपका कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं। बड़े घर की बेटी कहानी में यह कथन इनमें से किसका है? तो ये दोस्तों कथन तो वैसे आपका क्या है, लाल बिहारी का है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि जो बड़े घर की बेटी है दोस्तों वो आपकी किसकी है? बड़े घर की बेटी आपके कौन की है? प्रेमचंद की रचना है। तो ये लाल बिहारी का कथन हो जाएगा, प्रेमचंद की रचना है। आलोक में संकलित रानी लक्ष्मीबाई पाठ के अनुसार लक्ष्मीबाई द्वारा गोद लिए गए बच्चे का नाम क्या है? तो ये आप जीके में जानते हैं, वैसे भी आप जानते हैं। उस बच्चे का नाम क्या था? दामोदर था। जिस दिन देशभक्त की जवानी का अंतिम पृष्ठ लिखा जाने वाला था उस दिन निम्न में से क्या नहीं हुआ था? देशभक्त कहानी के आधार पर बताइए। देशभक्त है, ये शायद आपकी वो पांडे वेचन शर्मा उग्र की कहानी है। 63 कोटि देवांगनाओं की थालियों से उदार कल्पवृक्ष ने पुष्पों से भर दिया था, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपके क्या है, इंदिरा और पार्वती ने विशेष यज्ञ का आयोजन किया था, ये ही आपका क्या है यहाँ पर गलत है। आगे चलते हैं। अपरा में संकलित धरा और पर्यावरण पाठ के आधार पर बताइए कि पश्चिम की दृष्टि में प्रकृति क्या है? तो पश्चिम हमेशा दोस्तों भोगवाद का क्या है, उपयोग करता रहा है, तो उपभोग की वस्तु हो जाएगी। आगे चलते हैं।
अपरा में संकलित पाठ यात्रा का रोमांस के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सी ही बात गलत है। यायावर का एकमात्र लक्ष्य है कि अपने मन की तरंगों के अनुसार चलना, बिल्कुल सही है। हम अपनी व्यावहारिकता से दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को सही कर सकते हैं। यायावर की मंजिल पहले से तय होती है, बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि यायावर तो ऐसा है जो अपने अनुसार चलता है। क्योंकि आगे इसके जो 3 कथन हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। यायावर जहाँ से गुजर जाए वही उसका रास्ता है। यायावर इस बात की चिंता नहीं करता कि वह रात कहाँ गुजरेगी। तो ये दोस्तों इसका दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है। अरे यायावर रहेगा याद, तो ये दोस्तों आपकी क्या है, अज्ञे की हो जाएगी। ठीक है। और यायावर किसको कहा जाता है, राहुल संकीर्तन को भी कहा जाता है। ठीक है। नहीं साहब हमारी नाक कट जाएगी, शरणदाता कहानी, तो शरणदाता कहानी है दोस्तों ये आपकी अज्ञे की है। मैं यह कथन किसका है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आलोक में संकलित प्रताप विषयक पाठ के आधार पर बताइए कि अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए 7वां आक्रमण इनमें से किसके नेतृत्व में किया था। तो ये आपको दोस्तों जीके की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अंतिम जो आक्रमण है वो आपका दोस्तों जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में किया था। केसरी सिंह बारठ का बाल्यकाल कहाँ बीता था, आलोक में संकलित पाठ के आधार पर बताइए। तो ये आपके लिए भी जीके की दृष्टि से हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपके मेवाड़ में दोस्तों इनका बाल्यकाल है बीता, क्योंकि जो आपका शाहपुरा में इनका क्या है, संबंधित हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में वो भी आपकी मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आती थी पहले। आलोक में संकलित पाठ मुक्ति योद्धाओं के शिविर के लेखक हैं। ठीक है। तो मुक्ति योद्धाओं के शिविर में इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों आपके विष्णुकांत शास्त्री। आगे चलते हैं। कईवे कहें रसना रची, सुनवे कहें किए कान, धरवे कहें चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। ठीक है। तो ये पंक्तियां सृजन में संकलित किस कवि की हैं, तो 41 का दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा आपके तुलसीदास। ठीक है। कि कहने के लिए तो क्या है, रचना का निर्माण कर दिया है। सुनने के लिए क्या है, कानों का जिस प्रकार निर्माण है। ठीक है। धर्वे कहें चित हित सहित परमारथी, और जो परमार्थी लोग हैं, ठीक है, जो सुजान सज्जन लोग हैं, वो क्या है, परमार्थ के लिए हमेशा क्या है, अपने हृदय को बनाते हैं। सृजन में संकलित कौन सी रचना शिष्टाचार के नाम पर फैल रही आडंबर और खोखलेपन को अव्यक्त करती है, तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपके तौलिए। ठीक है। तौलिए दोस्तों उपेंद्रनाथ अश्क की है, और ये आपसे पूछा जाता है कि तौलिए एकांकी है वो आपकी किसकी है, तो ये आपकी दोस्तों उपेंद्रनाथ अश्क की है। और इसमें शिष्टाचार के नाम पर जो आडंबर है और जो खोखलापन है उसको यह व्यक्त करती है। पीयूष सम पीकर जिसे होता प्रसन्न शरीर है, आलस्य नाशक बल विकासक उस समय का नीर है, अपरा में संकलित ये पंक्तियां किस कवि की हैं, तो दोस्तों पंक्तियों को पढ़ने से पता चल जाता है हरिगीत का छंद है। और हरगीत का छंद का जो बादशाह है दोस्तों वो हो जाएगा आपके मैथिलीषण गुप्त। तो ये पंक्तियां वैसे भी आपको दी ही जा सकती हैं। ममता कहानी के आधार पर बताइए कि हुमायूं ने जिस झोंपड़ी में विश्राम किया था वहाँ ममता की मृत्यु के बाद इनमें से क्या बनाया गया, तो इसका दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा आपके अष्टकोण मंदिर है वो बनाया गया था। पीयूष प्रवाह में संकलित सत्य के प्रयोग पाठ के आधार पर बताइए कि हरिहर शर्मा को किस नाम से जाना जाता था, तो ये हो जाएगा आपके अन्ना नाम से जाना जाता था। पीयूष प्रवाह में संकलित पाठ राजस्थान के गौरव के आधार पर बताइए कि गोविंद गुरु का अंतिम समय इनमें से कहाँ पर बीता था, तो ये आपका जीके की दृष्टि से हो जाएगा दोस्तों। तो ये इनका जो अंतिम समय बीता था वो बीता था आपके पंचमहल में कंबाई नामक स्थान पर। 47 का हो जाएगा सरयू में संकलित कबीर के पद, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, मैं इनमें से क्या घटित नहीं हुआ है। अब देख लीजिए दोस्तों स्नातक में किस प्रकार से आपका कबीर का पद दे दिया है, और इसके लिए आपको पूरा पद है वो दोस्तों याद होना चाहिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हित चित की वह थूनी गिरांदी, मोह बलिंदा टूटा। ठीक है। कुबदी का भांडा फूटा, ये भी हुआ है। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, ठीक है, तो ये भी हुआ है। ठीक है। तो तीनों का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोस्तों तृष्णा छानी सबे उड़ानी ये दूसरे पद में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। सृजन के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित नहीं है, तो ये आपका साहित्य की दृष्टि से दोस्तों उपयुक्त है। कुछ कविताएं बिल्कुल है, चुका भी नहीं हूँ मैं, कुछ और कविताएं टूटी फूटी कड़ियाँ, तो ये दोस्तों नहीं है। ठीक है। तीनों रचनाएं हैं इसकी। सृजन के आधार पर सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी संग्रह का नाम बताइए। आकाशदीप दोस्तों कहानी संग्रह है प्रसाद का। जयदेव हो जाएगा जयदुल शरणार्थी, ये हो जाएंगे आपके अज्ञे की। मानसरोवर हो जाएगा प्रेमचंद का, और लेकिन बिखरे जो मोती है वो हो जाएगा आपके सुभद्रा कुमारी चौहान का।
मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। यह पंक्ति मंदाकिनी के किस पाठ में है? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा गेहूं बनाम गुलाब। ये आपको याद रखना है, रामवृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध दोस्तों निबंध है। मंदाकिनी में संकलित एकांकी भूर का तारा, ठीक है, इनमें से कौन सा पात्र नहीं है? 51 का दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपकी रजनी नहीं है, ठीक है। छाया है, शेखर है, माधवी है। तो जो भूर का जो तारा है दोस्तों वो आपके किसकी है? तो इसको मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। ये एकांकी है। जब स्त्री का व्यक्तित्व उसके पति से स्वतंत्र नहीं माना जाता तब वे कहती हैं कि मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है। तो ये किस एकांक किस रचना से है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सुभद्रा से है, ठीक है। शब्द शक्तियों के संदर्भ में ये आपके लिए बहुत ही मुख्य है। तो शब्द शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन है वो आपका गलत है? जहां लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तब लक्षण लक्षणा होती है। नहीं दोस्तों, ये आपका गलत है। जहाँ शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता है। जब आपका शब्द है, मान लीजिए कोई शब्द अर्थ दे रहा है भाई व्यंग का, वहाँ पर आपने शब्द बदल दिया तब भी उसका क्या है? अर्थ उसका वही निकल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर शब्द से कोई मतलब नहीं है, अर्थ से मतलब है। तो वहाँ पर आपके अर्थी व्यंजना हो जाएगी, ये सही है। योगरूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसकी व्युत्पत्ति होती है पर जिसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थों में से केवल एक तक ही सीमित हो जाता है। जैसे चतुरानन है, चतुर प्लस आनंद। तो यहाँ पर चार मुख नहीं है दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा के लिए ये योगरूढ़ हो गया है। तो जितने भी योगरूढ़ शब्द हैं उनमें क्या है? बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। जो व्यंग्यार्थ प्रकट करे उसे व्यंजक कहते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इसका ऊपर का नहीं पता है तो भी यहाँ पर आपके तीनों जो क्वेश्चन है वो सही हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। सूर में संकलित निबंध शिरीष के फूल में कनटी राज की प्रिय वज्जिका देवी ने इनमें से किसे कभी नहीं माना है? तो ये दोस्तों आपको फर्स्ट ग्रेड की हिसाब से आपका क्या है? शिरीष के फूल वहाँ पर रचना लगी हुई है। तो दोस्तों शिरीष के फूल के आधार पर जो कनटी राज की जो प्रिया वज्जिका देवी है उसने दोस्तों वाल्मीकि को माना है, व्यास को माना है, ब्रह्मा को माना है, ठीक है। लेकिन कालिदास को क्या है? उसने कभी नहीं माना है। आगे चलते हैं। इसमें से माधुर्य गुण का उदाहरण किस विकल्प में है? ये आपके लिए दोस्तों काव्यशास्त्र की दृष्टि से देखिए। बढ़ो करो वीर स्वय जाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें। ये दोस्तों आपका किसका हो गया? ओज गुण का हो गया। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। चिक्कर अही दिग्गज डोली मही अरि अही लोल सागर भर खरे। तो ये भी दोस्तों आपका क्या है? ओज गुण का हो गया। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकसी मुकुंद मधुबंते। तो ये आपका क्या है? माधुर्य गुण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। मधुर शब्दों की इसमें योजना होती है। संयुक्त वर्णों का इसमें कोई प्रावधान नहीं होता है, ठीक है। सामासिक पदावली से मुक्त होती है, ठीक है। हृदय में क्या है? मधुरता का, रसिकता का क्या है? संचार करती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 55 का। आगे चलते हैं। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। तो इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें दोस्तों यहाँ पर है दुष्कर्मत्व काव्य दोष। तो दुष्कर्मत्व काव्य दोष इसमें क्यों है? कि राजन कोई बेकारी, कोई भी याचक है, वो राजन से देहु तुरंग मोही, या तो मुझे घोड़ा दो या फिर मुझे मतंग माने होता है दोस्तों हाथी। तो आपको अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी याचक है वो सबसे पहले या तो कोई कीमती चीज़ मांगेगा। भाई हाथी कीमती होता है घोड़े की बजाय, तो पहले उसको क्या है? हाथी मांगना चाहिए था। या तो मुझे आप हाथी दे दो, यदि हाथी नहीं दे सकते तो फिर मुझे घोड़ा दे दो। ये बात होती है सही शास्त्र के अनुसार। तो यहाँ पर दोस्तों दुष्कर्मत्व का ये माना जाएगा। यदि शब्दों में इधर उधर हेर फेर है, जैसे ये शब्द है यदि पीछे है आगे रख दिया तो वो वहाँ पर दोस्तों अक्रमत्व का दोष हो जाता है, ठीक है। कोई क्लिष्ट हो गई, जैसे सूरदास के आपके साहित्य लहरी के जो दृष्टिकूट पद हैं वहाँ पर आपके क्लिष्टत्व का दोष पाया जाता है। तो ये आपका है। बिनु घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बसती बहार बरसाकी है। तो कवित्त छंद है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों अलंकार की प्रसिद्ध उदाहरण आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बिन घनश्याम, तो अर्थ भी आपको निकाल के कोशिश करनी चाहिए कि बिन घनश्याम
कि बिना घनश्याम यानी बादलों के धाम धाम ब्रज मंडल में, कि धम्म धम्म करके ब्रज के मंडल में उधव हे उद्धव नित बसती बहार बरसा की है, कि नित प्रकार यानी कि क्या है, गोपियाँ अपने विरह की बात बताते हुए कह रही हैं कि हमारी आंखों से इतना क्या है आंसू प्रवाहित होते हैं कि बिना घनश्यामों के ब्रज मंडल में तो वैसे ही वर्षा हो जाती है। तो इन पंक्तियों में दोस्तों जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य की क्या है संभाव बताई जाए तो वहाँ पर क्या होता है, विभावना होता है दोस्तों। जहाँ पर बिना कर्ता के क्या है कारण हो जाए, बिना किए ही कारण यहाँ पर संपन्न हो जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से गौड़ी रीति का उदाहरण किस विकल्प में है? तो दोस्तों गौड़ी रीति वही होती है जहाँ पर आपका ओज गुण होता है, वीर रस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे दोस्तों, भय क्रुद्ध जुद्ध वृद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से कोदंड मुस्ति अति चंड सुनी मनुजाद सब मारुत गिरसे। तो यहाँ पर आपका क्या है, यही दोस्तों आपकी गौड़ी रीति हो जाएगी। ठीक है, छंद के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो द्रुत विलंबित छंद है दोस्तों, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है। दोहा के विषम चरणों में दोस्तों 13 मात्रा होती है, बिल्कुल सही है। 13-11 पर यति होती है। सवैया आपका वर्डिंग छंद है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हरगीतका के प्रत्येक चरण में दोस्तों 28 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखना। 16 और 12 पर यति होती है, तो हरगीतका में आपके क्या है 28 मात्राएं होती हैं। पुनि पुनि प्रबहु चितव नर नाहु पुलक गात और अधिक उछाहु। ठीक है, कि नर नारियों को क्या है, पुनि पुनि प्रबहु चितव नर नाहु। ठीक है, पुलक गात और अधिक उछाहु, अधिक उत्साह के साथ में पुलक उनका क्या है, पुलक गात यानी क्या है रोमांच भर गया। तो यहाँ पर आपका जो संचारी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों रोमांच हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी पुलक शब्द आ जाए तो वहाँ पर रोमांच आपका संचारी भाव हो जाएगा। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध रुद्ध हो उठती श्वासा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहाँ पर दोस्तों थोड़ा घृणा का भाव है, ठीक है, कटे फटे अंगों का वर्णन है, युद्ध के बाद की जो दृश्य का वर्णन है, वहाँ पर चीलें कौए मडरा रहे हैं, मांस मांस का वर्णन होता है, खून का पीव का, तो वहाँ पर आपका क्या है भीभत्स रस हो जाएगा। तो इसका भीभत्स उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आपके काव्यशास्त्र से आपके आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी आपको काव्यशास्त्र उस हिसाब से पढ़ना है कि भाई जो प्रमुख जो आपके जो आचार्य हैं उनके कथन क्या हैं, रस के बारे में जो भी आपका टॉपिक दिया हुआ है। सरयपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो ये तो आपके लिए साहित्य देखना आपके लिए कितना सरल है दोस्तों। तो मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उनकी बजाय बहुत सरल आपका साहित्य पूछा गया है अब तक। सरयपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो ये दोस्तों आपका राहुल संकृतैन है। ठीक है, विष पीते हैं मेघ ब्रहणी प्राण निकलते, कि विष तो पीते कौन है, मेघ पीते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर दोस्तों विष पीते मेघ यहाँ पर हो जाए तो शायद इसमें विरोधाभास होता फिर, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि विष पीते हैं मेघ, कि मेघ हैं वो तो क्या है विष पी रहे हैं, और ब्रहणी प्राण निकलते तो ब्रहणियों के प्राण निकल रहे हैं। भाई विष पी रहे हैं तो मेघों के प्राण निकलने चाहिए, लेकिन ब्रहणी के प्राण निकल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर असंगति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो ये वाली बात है, वहाँ पर असंगति अलंकार हो जाती है। कबीर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है वो असंगत है? कबीर रहस्यवादी थे, बिल्कुल थे। काव्य रचना कबीर का मुख्य उद्देश्य था, यही दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि काव्य रचना तो उनका क्या है साधन मात्र था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सहजता कबीर की रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। कबीर विद्रोही एवं समाज सुधारक थे, बिल्कुल सही है। सूफी कवियों उनकी रचनाओं की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अब तक के दोस्तों प्रश्नों में मैंने देखा है कि जो साहित्य से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपके मिलान वाले पूछे जा रहे हैं, कि भाई 4 विकल्प दे दिए, 4 रचनाएं दे दी, उनको मिलाइए, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, कौन सा सही है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, मुल्ला दाऊद की चंदायन हो जाएगी। ठीक है, मुल्ला दाऊद की आपकी चंदायन हो जाएगी, बिल्कुल सही है। और साहब आपके मंजन की मधुमालती हो जाएगी, लेकिन दोस्तों कुतुबन की क्या है, लखन सेन पद्मावती कथा नहीं है, कुतुबन की मृगावती है। मध्यकाल कृष्ण भक्ति संप्रदाय में राधा वल्लभ संप्रदाय के दोस्तों प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? स्वामी हित हरवंश हो जाएंगे। इनमें से कौन सा कवि राम भक्ति धारा काव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो अग्रदास आते हैं, ईश्वरदास आते हैं, नरहरि बारट आते हैं, लेकिन दोस्तों जो परशुराम देव है वो आपके नहीं आता है, ये आपके कृष्ण भक्त कवि हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के गद्य साहित्य की नहीं है? वर्ण रत्नाकर हो जाएगी, राहुल वेल हो जाएगी। ठीक है,
उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी हो जाएगी। अब राहुल वेला दोस्तों गद्य और पद्य की मिश्रित है, चंपू काव्य की रचना है, तो गद्य में भी माना जाएगा इसको। लेकिन जो श्रावकाचार है दोस्तों देवसेन की 933 ईस्वी में, जिसमें आपके क्या है 250 दोहों में क्या है गृहस्थ धर्म का वर्णन है, तो ये आपकी क्या है दोहे हैं, तो पद्य में होगी, श्रावकाचार है। इनमें से कौन सा कथन रीतिमुक्त धारा के संदर्भ में गलत है? रीतिमुक्त काव्य में प्रेम वर्णन व्यथा का प्रधान है, बिल्कुल सही है। रीतिमुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग किया है, बिल्कुल सही है। रीतिमुक्त कवियों के काव्य में इंद्रिय वासना की प्रधानता है, यही दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि रीतिमुक्त जो कवि हैं उनके काव्य में दोस्तों मांसलता का चित्रण नहीं, बल्कि उसमें हृदय की आंतरिक अनुभूतियों का दोस्तों उसमें क्या चित्रण है, जिससे कि वासना नहीं उठती है। रीतिमुक्त कवियों को प्रेमानुभूति को आत्मा व्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। उनकी जो एकांतिक प्रेम है व्यक्तिगत है। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी ही रचना गद्य विधा के अंतर्गत नहीं आती? मैं आपसे कह रहा हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र को ढंग से पढ़ जाना, कौन कौन से नाटक हैं, कौन कौन सी कविताएं हैं, खड़ी बोली कविता कौन सी है, किस नाटक का कहाँ से कौन से मौलिक हैं, कौन से अनुदित हैं, किस नाटक का किससे उन्होंने अनुवाद किया है, ध्यान रखना, बिल्कुल आना है, निश्चित रूप से क्वेश्चन आना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना गद्य विधा से अंतर्गत नहीं आती है? तो सत्य हरिश्चंद्र दोस्तों इनका नाटक है, वैदिक हिंसा हिंसनावप्ति नाटक है, अंधेर नगरी नाटक है, लेकिन विनय प्रेम पचासा दोस्तों इनकी ब्रजभाषाई कविताओं का संग्रह है। विधा की रचना की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए सुमेलित वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं। नाटक हो जाएगा राक्षस का मंदिर लक्ष्मीनारायण मिश्र का, बिल्कुल दोस्तों सही है। काव्य चित्रलेखा तो दोस्तों भगवती चरण वर्मा का महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो यही यहाँ पर आपका उपन्यास गलत हो जाएगा। काव्य हल्दी घाटी है, श्याम नारायण पांडे का है दोस्तों। बीरस प्रधान कहानी खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की है, ये भी बिल्कुल सही है। रीतिकाल के कवियों और उनकी रचनाओं की दृष्टि से इसमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो चिंतामणि दोस्तों कविकुल कल्पतरु है, आपको रटा हुआ है। मतीराम की दोस्तों इश्कलता नहीं है, मतीराम की इश्कलता किसकी है? मैंने आपको बताया था किसकी है, घनानंद की है। जबकि इश्कनामा है वो आपकी बोधा की है। देव की भाव विलास हो जाएगी, भवानी विलास हो जाएगी, जाति विलास हो जाएगी। पद्माकर की जगत विनोद हो जाएगी दोस्तों, ये आपका क्या है प्रताप सिंह के आश्रम में लेकर के लिखा था, और ये इनका क्या है रीति विषयक ग्रंथ है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा मतीराम। मतीराम की दोस्तों ललित ललाम हो जाएगी, रसराज हो जाएगी। बुंदेली बोली इनमें से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी है, उसके अंतर्गत आपकी 5 भाषाएं आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी मगही आती है, मैथिली आती है, भोजपुरी आती है। बिहारी के अंतर्गत आती हैं ये मगही, मैथिली, भोजपुरी। और जो पूर्वी हिंदी है उसके अंतर्गत बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी आती है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में आते तो आपके खड़ी बोली हिंदी आ जाएगी और आपके बुंदेलखंडी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी यह बुंदेली है वो आपकी किसके अंतर्गत आएगी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो एक दिन का जो दोस्तों काम है, आपको जो बोलियां हैं और जो हिंदी भाषा का अथवा विकास है वो आपका एक दिन में आपका टॉपिक एक वीडियो के माध्यम से पूरा हो जाएगा। कर कमांड सर साधी करे खेचिजू मारिया माही, भीतर विद्या सुमार हवे, जीवे के जीवे नाही। ये पंक्तियाँ कबीर ग्रंथावली के किस अंग से ली गई हैं? ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी पंक्तियाँ हैं वो किस अंग से ली गई हैं और कौन से पद में कौन सा राग प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार दोस्तों अब पूछे जाने लगे हैं। तो ये दोस्तों पंक्तियाँ हैं वो आपके ब्रह के अंग से ली गई हैं। कबीर जब हम पढ़ाएंगे तो दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका बाहर चला जाए। तो कर कमांड सर साधी करी खेचजू मारिया माही, भीतर विद्या सुमार हवे, जीवे की जीवे नाही। कुंद इंदु सम देह है, उमा रतन करुणा अयन, जाही दीन पर नेह है, करऊ कृपा मर्दन मयन। तो यहाँ पर दोस्तों तुलसी ने किसकी वंदना की है? ये दोस्तों आपका बालकांड से है। तो यहाँ पर तुलसी करते हैं किसकी वंदना? कुंद इंदु सम देह है, यानी कि जो कुंद इंदु है, ठीक है, यानी कि उनका क्या है थोड़ा सा नीला है, ठीक है, थोड़ा सा आपका सांवला है। उमा रमन करुणा अयन, तो यहाँ पर क्या है ये शंकर की उपासना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है शंकर की उपासना की है। रैनी सोवत चलत जागत, लगती नहीं मन आन, भ्रमर गीत सार में उल्लिखित। यह पंक्ति किसने किससे कही है? तो ये पंक्ति दोस्तों कृष्ण ने उद्धव से कही है। थोड़ा सा दोस्तों समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए जल्दी करते हैं थोड़ा सा। रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? तो हृदय की परख है दोस्तों, वो आपकी चतुर्सेन शास्त्री का है, बिल्कुल सही है। मेरी तिब्बत यात्रा यथावृतांत है, राहुल संकीर्तन का, बिल्कुल सही है। साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक, तो ये आपका दोस्तों नेमीचंद्र जैन का नहीं है।
हालांकि अब की बार ये अच्छा किया है कि आपको दोस्तों 5-5 विधाएं आपको बता दी गई हैं, क्योंकि पिछली बार तो कह रहा था कि महत्वपूर्ण कवि एवं रचनाकार, अब वहाँ पता नहीं चलता था कि भाई कौन से महत्वपूर्ण हैं, कौन से कम हैं, किससे पूछा, कुछ भी दोस्तों पूछा जा सकता था। लेकिन अब आपके उपन्यास, कहानी, निबंध, ठीक है, संस्मरण हो जाएगा, और आपके क्या है, एक विधा और है, वहीं से पूछा जाएगा। चितवन की चाय, ये आपका विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। मेरी भब्बादा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर है श्याम हरित दुती होई। तो यहाँ पर दोस्तों क्या, कौन सा गलत है? इनमें नायिका का रूप वर्णन है, बिल्कुल सही है साहब। इसमें भक्ति का वर्णन है, भक्ति का वर्णन तो हुआ है, राधा की कही गई है। इसमें बिहारी के ज्योति विषयक ज्ञान का वर्णन मिलता है, तो यहाँ पर दोस्तों बिहारी के ज्योति विषयक ज्ञान का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। अन्य पदों में ज्योति विषयक ज्ञान का वर्णन है। श्लेषालंकार तो यहाँ में है ही है। आणी और आणी अतुल, गाणी करण अगूढ़, और वाणी जगराणी वलय में चीताणी मूढ़। तो ये दोस्तों आपकी किसकी वंदना की गई है? आपका सूर्यमल मीसण का दोस्तों आपका क्या है, दोहा है। तो यहाँ पर दोस्तों वाणी जगराणी वलय में चीताणी, यहाँ पर दोस्तों आपकी सरस्वती की वंदना आपके की गई है। ओ युधिष्ठिर सिंधु के अंपार हैं। अब आपको बताना, कुरुक्षेत्र में जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, एक भी यदि उनसे बाहर जाए, जितने भी मैं पेपर कराऊंगा दोस्तों, एक भी उसमें से बाहर नहीं जाएगा। ओ अरे युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, यह पंक्ति दोस्तों किसने कही थी? तो यह पंक्ति आपको पता है कि युधिष्ठिर है जब स्वप्न देखता है तो सुयोधन कह रहा, तो सुयोधन ने कही है। सुयोधन को क्या है, दुर्योधन भी है। बोले देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया, हम अन्यना और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। तो ये दोस्तों कामायनी के आनंद सर्ग से जो पिछली बार लगा हुआ था, तो ये आपके इसका उत्तर है आपका मनु ने दोस्तों यहाँ पर कही है। तो इसका आपको कोई मतलब है नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लगा देता हूँ, ठीक है। श्रद्धा सर्ग है, और श्रद्धा सर्ग को दोस्तों हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से भी गलत नहीं जाने वाला है। मीराबाई की पदावली के पद, श्री गिरधर आगे नाचूंगी में मीराबाई के किस भाव की भक्ति व्यक्त की है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि मीराबाई की जो भक्ति है वो आपके माधुर्य भाव की भक्ति हो जाएगी। शुक्ल जी के निबंध लोभ और प्रीति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? लोभ दोस्तों सामान्योन्मुख होता है, कि सामान्य वस्तु के प्रति बिल्कुल लोभ होता है। जिसकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होते हुए सारे संसार की रक्षा चाहते हैं, बिल्कुल सही है। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता, बिल्कुल सही है, मैंने आपको इस पर बहुत चर्चा भी की थी। प्रेम दोस्तों जगते उन्मुख होता है, यही दोस्तों गलत हो जाएगा, ये बात है शुक्ल ने नहीं कही है। तो शुक्ल के निबंधों को दोस्तों जरूर आपको 2-2, 3-3, 4-4 बार, जितना बार पढ़ सकें, और जितनी पंक्तियों को दोस्तों आप ध्यान देकर पढ़ सकें, क्योंकि वहाँ पर निबंध एक जैसे हैं, ठीक है। कोई पंक्ति दूसरे निबंध में है वो आपको लगेगा कि भाई लोभ प्रीति में, जबकि वो श्रद्धा और भक्ति में आ जाएगी। मैं अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ, और किसी को मैं अपना अधिकार नहीं देती वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। लहरों के राजहंस में यह वाक्य किसने किससे कहा था? तो ये वाक्य दोस्तों कौन कहता है? सुंदरी कहती है। किससे कहती है? नंद से कहती है। तो यहाँ पर सुंदरी ने नंद से कहा, ठीक है। आपके जो प्रमुख वाक्य हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। सारे दोस्तों लहरों का राजहंस है, आपके जितने भी आपके खून का टीका है पढ़ा दिया है, चारों कहानियाँ आपकी पढ़ा दी हैं, ठीक है। सबसे पहले यूट्यूब पर पढ़ाई थी, और उसके बाद में आपका जो है कुरुक्षेत्र पढ़ा दिया है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र के क्वेश्चन भी करा दिए हैं, चारों कहानियों के क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो चैनल से आप जुड़े रहें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ चल रहा था ये भीगा कुत्ता, कान झटकता हुआ खामोश और अंतरंग, ये पंक्तियाँ इनमें से किस कहानी से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ दोस्तों एक और ज़िंदगी जो मोहन राकेश की कहानी है, तो ये आपको याद रखनी है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक और ज़िंदगी उसने कहा था परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है, ठीक है। जहाँ लक्ष्मी कैद है वो आपकी राजेंद्र यादव की दोस्तों प्रसिद्ध कहानी है। एक और ज़िंदगी मोहन राकेश की कहानी है, उसने कहा था आपकी गुलेरी कहानी है। तो ये कहानियों के रचनाकार आपको याद रखने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक और ज़िंदगी। असाध्य वीणा कविता में वाणी के मूक होने के बाद इनमें से क्या नहीं हुआ था? तो रानी ने दोस्तों क्या है, सतलड़ी माल अर्पित कर दी थी, जनता विब्बल हो गई थी, संगीतकार उठ खड़ा हुआ था, लेकिन राजा है वो दोस्तों चकित नहीं हुआ था। ये इसमें क्या है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तज्जो मनो तारन बिरदु बारक बारनु बार। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिहारी की भक्ति भावना इस दोहे में व्यक्त हुई है। तो बिरदु माने बिरद, तो बारक माने बार बार, बारनु माने हाथी को, बारक माने एक बार हो जाएगा, बारनु होता है दोस्तों हाथी, तो यहाँ पर हो जाएगा हाथी। जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी में लाला रूपा
राम का वाक्य, गोविंद बाबू बहुत देर तक पढ़ाई कर रहे हो आजकल, में भाव क्या है, बहुत बिजली खर्च करते हो। तो जब जो गोविंद है दोस्तों वो क्या है, वो लाला है, वो बिजली की बहुत बचत करता था, ठीक है, समय समय पर भाई इतने से इतने तक आप बिजली जला सकते हैं। तो इसका ये वाक्य यहाँ पर क्या है, बड़ी बिजली खर्च करते हो। मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी जीवनी पर आधारित है। ये आपका दोस्तों बहुत ही विशेष क्वेश्चन है और ये आपकी कालिदास की जीवनी पर आधारित है। कुछ जीवनी पर आपके नाटक हैं, कुछ उपन्यास हैं, जैसे कि आपका मानस का हंस है तुलसीदास पर, खंजन नयन है आपके सूरदास पर, गिरमिटिया है जो पहला गिरमिटिया है वो आपके महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, तोड़ो कारा तोड़ो वो आपके क्या है, स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है। इसके अलावा आपके कालिदास पर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा, ठीक है। लहरों की राजहंस है दोस्तों वो आपका, वो भी बुद्ध के संबंधित है, ठीक है, उसका नंद भाई नंदगुप्त वो हो जाएगा नंद से। तो ये आपको याद रखना है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या मानी है, क्या मानी है, तो 8 दोस्तों स्थायी भावों की संख्या इन्होंने मानी है। निम्नलिखित में से अनुभावों में 4 भेदों में सम्मिलित नहीं है। कायिक अनुभाव होता है, वाचिक अनुभाव होता है, मानसिक अनुभाव होता है, लेकिन दोस्तों प्राकृतिक अनुभाव नहीं होता है। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर युद्ध की समस्या के प्रश्न को उपस्थित किया। ध्यान देना दोस्तों, कुरुक्षेत्र से हमेशा 2-2 प्रश्न पूछे जाते रहे, लगातार 2-2 प्रश्न देखेंगे आप कुरुक्षेत्र में से। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लिया है, मैंने आपको एक क्वेश्चन बता रखा है, तो भीम और युधिष्ठिर का इन्होंने आलंबन दोनों का लिया है। निम्न में से कौन सा हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कल्पना बोध की शक्तियों को विकसित करना, बिल्कुल है। शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना, बिल्कुल है। काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये दोस्तों आपका क्या है, नहीं है बिल्कुल। ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण आपको पता है दोस्तों, B.S. ब्लूम ने किया था। प्रसंगानुकूल भावों विचारों की अभिव्यक्ति हेतु रचना के किसी विशेष रूप का चयन कर क्रमबद्धता बनाए रखे सकेगा नामक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों हम क्या है, जैसे थोड़ा सा जब आपने B.Ed की होगी तो आपने देखा होगा कि हम जब कौशलात्मक उद्देश्य लिखते थे तो उसमें से रचना के अंश को लेकर के यहाँ पर क्या है, एक थोड़ा जो ब्लैक बोर्ड टाइप का है, ब्लैक पेपर है, उस पर क्या है लिख देते थे। तो ये आपका दोस्तों कौशलात्मक उद्देश्य में आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि दोस्तों आपकी सामान्य ही पूछी गई है। साहित्य भी आपका सामान्य है, ग्रामर भी आपकी सामान्य है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों 2018 के पेपर में कि जो कोई बहुत ज़्यादा विशेष हो, बहुत ज़्यादा कठिन हो, इसीलिए दोस्तों आपकी कट ऑफ है लगभग 380 गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय शैक्षिक उद्देश्य है, ठीक है। भावात्मक, ज्ञानात्मक, बोध उद्देश्य, अनुपयोग उद्देश्य, चरित्रीकरण उद्देश्य। तो दोस्तों भाव का भावात्मक जो घटक है, यदि आपके चरित्र का विकास हो जाए, चरित्र पे कुछ प्रभाव पड़ता है, तब तो उसका उद्देश्य पूर्ण होता है। तो यही आपका उच्च उद्देश्य हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में किस शैली का प्रयोग किया है, ये मैंने दोस्तों आपको 50 बार बताया है कम से कम। उसने कहा था कहानी को 2 बार मैं पढ़ा चुका हूँ चैनल पे। उसने कहा था जो कहानी है दोस्तों, इसमें पूर्व दीप्ति शैली की पहली कहानी है, ठीक है, पहली कहानी है जिसमें आपकी फ्लैशबैक पद्धति, पूर्व दीप्ति शब्द पद्धति, पूर्वाभास पद्धति, यानी कि अपनी पिछली बातों को जाकर के याद करना, पहली कहानी है जिसमें ये प्रयुक्त हुआ है। तो पूर्वाभास शैली हो जाएगी। रसानुभूति किस शिक्षण की विधिता है दोस्तों, ये आ जाएगी आपके पद्य शिक्षण की। किस विधि या प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंगों की व्याख्या करता है। तो ये दोस्तों आपकी व्यास प्रणाली हो जाएगी, ठीक है। व्यास पीठ पर बैठ जाता है और क्या है, व्यास की तरह भाषण देता है, तो ये आपकी व्यास प्रणाली हो जाएगी, कथावाचक की भूमिका कर रहा है। और खंडान्वय प्रणाली की भावों का स्पष्टीकरण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 2 प्रणाली होती हैं, एक तो खंडान्वय होती है दोस्तों, एक आपकी दंडान्वय होती है। खंडान्वय आपकी गद्य में होती है और दंडान्वय आपकी पद्य में होती है। तो खंडान्वय में आपकी भावों का स्पष्टीकरण किसके द्वारा करेगा, प्रश्नोत्तरों के द्वारा। भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है, किस पे दिया जाता है, सैद्धांतिक ज्ञान पर, व्यावहारिक ज्ञान पर, कवियों की जीवनी पर, नियमों पर। तो इसमें दोस्तों जो ज्ञान दिया जाता है वो दिया जाता है आपके व्यावहारिक ज्ञान पर, कि भाई भाषा के तुम संसर्ग में रहो, थोड़ा सा उसका व्यावहारिक अपने उसके पास में रहो। जैसे अंग्रेजी आपको सीखनी है तो आपको अंग्रेजी भाषा बोलने वालों की क्या है, साथ में रहना चाहिए, थोड़ा सा अपने व्यवहार में आपको लाना चाहिए। तो व्यवहारिक ज्ञान पर इस पर बल दिया जाता है। इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक प्रणाली व्याकरण की नहीं है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली व्याकरण की मानी जाती है। तो जो निगमन है दोस्तों, जिसमें पहले आपके नियमों से क्या है, उदाहरण की तरफ चलती है, तो ये निगमन प्रणाली है दोस्तों, वैज्ञानिक नहीं मानी जाती है, जबकि आगमन है वो आपकी वैज्ञानिक मानी जाती है। लेकिन व्याकरण की आपकी सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है आपकी आगमन निगमन प्रणाली। ध्यान रखना, शिक्षण विधि आप पढ़ते आ रहे हैं, रीट में भी आपने पढ़ी, जिसने रीट की शिक्षण विधि पढ़ी है तो उसके लिए तो बहुत सरल है।
लेकिन यदि आपने अभी तक दोस्तों शिक्षण विधि नहीं पढ़ी है तो पढ़ने लग जाइए। शिक्षण विधि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप 10 दिनों में पढ़ करके आपको तैयार कर लें और 20 के 20 क्वेश्चन आप सही करें आएँ। कम से कम 2 महीने की आपको लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहने हैं, तभी आपके दोस्तों शिक्षण विधियों में से क्वेश्चन सही होंगे। ध्यान रखना, यहाँ से दोस्तों आपके कम से कम 20 में से कम आपके 18 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, तभी सिलेक्शन का दोस्तों आपको चांस है। शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसे हम कहते हैं दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं दोस्तों। जब बालक पढ़ता है तो उसे दोस्तों अनुकरण वाचन कहते हैं। सभी मिलकर के पढ़ते हैं उसे कहते हैं संवेद वाचन, और मौन वाचन जब मौन होकर के पढ़ा जाता है उसे कहते हैं मौन वाचन। निम्न में से किस तत्व का दैनिक पाठ्य योजना में उपयोग नहीं है? तो उद्देश्यों, जब दैनिक पाठ्य योजना आपने बनाई होगी बीएड करते समय, तो दोस्तों दैनिक पाठ्य योजना में उद्देश्यों को पहले परिभाषित किया जाता है। हमें कौन के उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। शिक्षण विधियों प्रविधियों का चयन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। दत्त कार्य का जो अपना गृह कार्य देना है उसका भी दोस्तों निर्धारण कर लिया जाता है पहले ही हमें पाठ्य योजना में। लेकिन जो नील पत्र, जो ब्लू प्रिंट है दोस्तों, उसका कोई भी यहाँ पर महत्व नहीं है, वो दोस्तों परीक्षा से पहले काम किया जाता है। इकाई योजना को शिक्षण क्रिया में शामिल करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों इकाई योजना के जो प्रवर्तक हैं वो हो जाएंगे आपके कौन? एससी मॉरिसन हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों कई बार क्या है, या तो मैं लिख सही देता हूँ। कल के ऐसे ही हमने जो 65 क्वेश्चन कुरुक्षेत्र के दिए थे उसमें मैंने सर्गों की संख्या है दोस्तों बार बार पढ़ाते समय भी आपको मैंने 7 बताई है। और जो इतने अच्छे क्वेश्चन ला रहा है और जो इतने ज्ञान के साथ में पढ़ा रहा है 10 किताबों को पढ़ करके, तो वो दोस्तों उसको छोटी सी चीज़ ये नहीं पता चलेगी। ठीक है, इतना तो आप कम से कम समझदारी दिखा सकते हैं। उसको छोटी सी चीज़ दोस्तों ये पता चलेगी क्या, कि भाई कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग या फिर 9 सर्ग हैं। मैंने दोस्तों लगाया तो था, निशान लगाया था आपके 7 सर्ग पे, लेकिन मेरे मुख से 9 निकल गया था। ठीक है, तो कई साथी हैं सोचते हैं कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं ऐसा कोई कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यदि आप लगातार जुड़े हुए हैं तो वो साथी समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो समझते हैं कि 7 ही सर्ग हैं। ठीक है, ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप इतनी समझ सकते हैं। ये मानवोचित भूलें हैं जो हो जाती हैं, और अच्छे सब बड़े बड़े टीचरों से होती हैं। ये सब आप सभी जानते हैं, क्योंकि मोबाइल पे पढ़ाने में और सामने पढ़ाने में, क्लास में पढ़ाने में, मोबाइल पे तो क्या है, आप 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं ले सकते। दमादम अब लगाइए 1 घंटा हो गया है, लगातार बोलते चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो माइंड है, जो दिमाग है ना, थोड़ा सा वो चकरा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कुछ भी निकल सकता है, तो थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखें। कोई विशेष तथ्य यदि जैसे एक दिन यशपाल का गलत हो गया था, मैंने ऊपर झूठा सच देख करके लगा दिया था कि भाई इसमें साहित्य अकादमी मिला, लेकिन दोस्तों यशपाल को 1976 का मेरी तेरी उसकी बात को साहित्य अकादमी मिला है, और ज्ञानपीठ आपको भेज दिए थे, साहित्य अकादमी आपको सबको भेज दिए थे। तो इस बात की चिंता ज़्यादा नहीं करें। ठीक है, हाँ बताना आपका अच्छा है, लेकिन कन्फ्यूज़ दोस्तों करना मेरा कोई उद्देश्य आपको नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सूक्ष्म शिक्षण कृत्रिम परिवेश में शिक्षण का रूप है, बिल्कुल सही है। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो क्या है, अपने ही साथियों को बैठा करके, ठीक है, कृत्रिम परिवेश में किया जाता है, सही है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक की जटिलताओं को कम करता है, बिल्कुल सही है, इसीलिए करवाया जाता है बीएड में। सूक्ष्म शिक्षण मनोविज्ञान की समग्रता के सिद्धांत पर आधारित है। सूक्ष्म शिक्षण पृष्ठ पोषण प्रदान करता है, बिल्कुल दोस्तों, आपकी जो भी कमियां रह गई हैं पृष्ठ पोषण के माध्यम से फीडबैक दिया जाता है, फिर उन कमियों के आधार पर आपने फिर दोबारा से पाठ्य योजना को पुनर्समायोजित करते हैं और फिर पढ़ाते हैं, फिर आपको फीडबैक दिया जाता है। तो ये आपका दोस्तों तीसरा इसमें गलत हो जाएगा, समग्रता के सिद्धांत पे नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही छोटे कम समय में आपका क्या है, शिक्षण करवाना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की व्यापक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों विद्यार्थियों की रटंत स्मृति कितनी बड़ी है, तो यही दोस्तों गलत हो जाएगा। रटंत स्मृति को मापना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारे उद्देश्य कहाँ तक पूर्ण हुए हैं। ठीक है, बच्चों के जो अधिगम अनुभव है उनमें क्या है, उनमें प्रभाव बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी अच्छे ढंग से हुई है या नहीं हुई है, तो ये सारे आपके उद्देश्य हैं। भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है LSRW दोस्तों, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो ये आप जानते ही हैं। निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तरी द्वारा, वाक्य रचना द्वारा, कहानी लेखन द्वारा, चित्र निर्माण द्वारा। तो ये दोस्तों प्रश्नोत्तरी जब करेंगे तो आपस में मौखिक संवाद करेंगे, तो प्रश्नोत्तरी द्वारा। आपको ये बताना है वीडियो के बाद में कि ये सीरीज आपको लग रहा है मुझे सारे पेपर कराने चाहिए, नहीं कराएं, आपको ज्ञान मिल रहा है तो आप बताना, नहीं तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? सस्वर वाचन से बालक की संकेत व झिझक का
सस्वर भाषण से बालक की संकोच व झिझक का निराकरण होता है, बिल्कुल होता है। सस्वर वाचन से बालक का अक्षर विन्यास भी शुद्ध होता है, बिल्कुल सही है। सस्वर वाचन से शब्द भंडार में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। सस्वर वाचन से थकान कम होती है, वाग् यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता, उल्टा कह दिया दोस्तों। सस्वर जब हम बोलेंगे दोस्तों, हम स्वर के साथ में बोलेंगे तो वाग् यंत्रों पर जोर पड़ेगा। सस्वर वाचन से थकान भी दोस्तों उत्पन्न होती है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। नाटक तथा अभिनय उदाहरण है दृश्य सहायक सामग्री का, श्रव्य सहायक सामग्री का, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का। दोस्तों नाटक है उसमें बोला भी जाता है और देखा भी जाता है, ठीक है, यानी सुनने की भी है, सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। टेलीविज़न है, नाटक है, अभिनय है। श्रव्य शिक्षण सामग्री का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों ये लिंगाफोन है वो आपके श्रव्य सामग्री का है, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो आपके दृश्य सामग्री का है। चुंबकीय पट्ट है वो भी आपके दृश्य सामग्री का है। दूरदर्शन है वो आपके दृश्य और श्रव्य है। निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? तो दृश्य श्रव्य है, वही सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंतस्थ है? ये आपके दोस्तों ग्रामर हो गया। लगभग आप देखना 45 प्लस क्वेश्चन आपके ग्रामर से हैं। 114 से चालू होगा, 3-4 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं मुहावरे लोकोक्तियों के, तो आपके कम से कम 45 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। 114 से 150 तक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंतस्थ है वर्ण नहीं है? यह वह रेल है दोस्तों आपके अंतस्थ हैं, तो ए है दोस्तों, वही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ढ है दोस्तों, अड है, ढ है, र है, ये आपके दोस्तों उक्षिप्त वर्ण है, बिल्कुल सही है। मैं आपका स्पर्श व्यंजन है, बिल्कुल सही है, पांचों जो वर्ग हैं। है आपका अल्पप्राण, ये दोस्तों आपका महाप्राण है, तो ये उत्तर हो जाएगा। स संघर्षीय है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम दोस्तों वो जो संस्कृत से सीधे उठ करके हिंदी में अपना लिए गए हैं। आँच है, सांकल है, खुराक है, गुहा, तो गुहा का दोस्तों गुफा होता है, तो ये आपका क्या है? तत्सम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम तद्भव? दोस्तों बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, किस विकल्प में तत्सम नहीं है? सभी शब्द तत्सम है, सभी शब्द तद्भव हैं। ये क्वेश्चन आपका तरीका आरपीएससी का, आप देखना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो वर्ण आपको पढ़ने हैं, ठीक है, वर्ण पढ़ने, तो वर्णों के कितने कितने आधार पे कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों? अल्पप्राण उच्चारण के आधार पे, ठीक है, आपके मुख स्थान की आकृति के आधार पे, किस किस प्रकार पे कितने, उनका आपको प्रत्येक का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तत्सम तद्भव आपको बहुत अच्छी तरह से देखने को कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो निम्न में से किस विकल्प के सभी सब तत्सम हैं? भाटक, स्फटिक, पत्थर, पर्ण, पत्थर का दोस्तों प्रस्तर होता है। बांस, मधुक, बांस ये भी दोस्तों आपका तद्भव है। नींबू, पक्षी, तो पक्षी तो दोस्तों यहाँ पर सही है, ठीक है, यहाँ पर पंखी होता है। नींबू है, नींबू दोस्तों यहाँ पर क्या है? तद्भव है। तो यहाँ पर 117 का दोस्तों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपके पहला दोस्तों उत्तर हो जाएगा भाटक और आपके स्फटिक, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द है वो विदेशी नहीं है? विदेशी है, विदेशी नहीं है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। तो शादी दोस्तों विदेशी है, अंगूर विदेशी है, नशा भी विदेशी है, लेकिन जो नाग है, नाग क्या है? हिंदी का दोस्तों शब्द है, ठीक है, सर्प कहते हैं जिसे। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, तद्भव देखना है। गर्त है दोस्तों, तत्सम है। कर्म तत्सम है। तीर्थ दोस्तों तत्सम है। ज़्यादातर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जिनके ऊपर रह चढ़ जाता है वो ज़्यादातर आपके तत्सम होते हैं, लेकिन ये सबके लिए दोस्तों नहीं है नियम। चीता है दोस्तों, जी आपका क्या है? तद्भव शब्द हो जाएगा। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाव अब संज्ञा में से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सी व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनी है, कौन सी आपकी जातिवाचक से भाववाचक बनी है, कौन सी आपके विशेषण से भाववाचक बनी है। निम्न में से कौन से शब्द हैं वो सभी जातिवाचक संज्ञा के हैं, सभी भाववाचक संज्ञा के हैं। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा तो हम देखेंगे शैशव यानी शिशु, शिशु दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन और देखते हैं हंसी, तो दोस्तों हंसना ये क्रिया से बनी है। सौंदर्य, सुंदर से बना है, तो ये विशेषण से बना है। स्वास्थ्य, स्वस्थ, तो ये दोस्तों स्वस्थ व्यक्ति, ये अभी आपके विशेषण से बना है। तो शैशव दोस्तों यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। शिशु है वो आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। निम्न इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ्योस्थ है दोस्तों? ओ दोतौ कंठोष्टम, तो ठीक है, तो ये आपके ओ औ का, ठीक है, कंठोष्ठ होता है कि आ से और ऊ से मिलकर के बना है। आ का कंठ हो जाएगा, ऊ का दोस्तों ओष्ठ हो जाएगा, तो कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है। इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? अब इस प्रकार के वाक्यों में दोस्तों आरबीएससी चाल चलता है। आप देखते हैं कि भाई आप नहीं जानते, आपने पहचान लिया कि आप इसमें क्या है। यहाँ पर आप ध्यान देना, जितने भी पेपर देखे हैं उनमें ये इनकी चाल मुझे नज़र आई है। और बहुत सारे इस चक्कर में गलत कर आते हैं कि आपने देख लिया कि भी आप सर्वनाम है, ठीक है,
और अपने आप, ये भी यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे भी आप तो आपका मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष आप देखेंगे मध्यम पुरुष तो मिला ही नहीं है। अपने आप कौन सा है, अपने आप आपका कौन सा है, तो आप सोचते हैं कि यार आप में मध्यम पुरुष तो है ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आरपीएससी का क्या चाल चलते हैं, इसको पहले वाले को तो पीछे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल यूँ पूछ रहा है कि कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए, यहाँ पर क्रम क्रम से नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर तो आप सर्वनाम बता दो, तो आप देखो, आप पीछे से आप देखना शुरू करो, आप कौन सा है, मध्यम पुरुष है, अनिश्चयवाची मध्यम पुरुष, अनिश्चयवाची अन्य पुरुष, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष ये मिल गया। ठीक है, और अपने आप कौन सा है, अपने आप कर लूँगा, निज कर लूँगा, स्वयं है, ये आपकी क्या है, निजवाचक सर्वनाम, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में आप देखना इसी प्रकार से इनका मिलेगा। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, तो एक तो इसमें तुम प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में जिसे चाहो उसे, यानी कि जिसे चाहो, जिसे उसे आगे जो खाएगा सो कहो, तो यहाँ में जिसे उसे जैसे आ जाते हो वहाँ पर आपका क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो अब तुम का देखो दोस्तों, अन्य पुरुष मध्यम, ये मध्यम पुरुष दो जगह है, और जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, संबंधवाची है, संबंधवाची और मध्यम पुरुष। हर बार दोस्तों इन्होंने पीछे ही घुमा करके दिया है। आज चुनाव का तीसरा दिन है और मतदान कर्मी थोड़ी सी शांति के साथ में आराम कर रहे हैं। इन वाक्य में इनमें से कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, इसमें भी इसी प्रकार है। आज चुनाव का तीसरा दिन है, तो यहाँ पर भी विशेषण हो गया तीसरा। ठीक है, तीसरा विशेषण है इसका, केवल तीसरा विशेषण हो गया। और मतदान कर्मी थोड़ी सी शांति के साथ आराम कर रहे हैं, तो थोड़ी सी दोस्तों क्या है, हमारा अनिश्चयवाचक हो गया। तीसरा दोस्तों क्या हो गया, हमारा निश्चित संख्यावाचक है। तीसरा हम गिन सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा हो गया, ये संख्यावाचक हो जाएगा। पीछे देखेंगे हम गुणवाचक, संख्यावाचक, तो ये निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक ये नहीं है, संकेतवाचक नहीं है, तो निश्चित संख्यावाचक हो गया। और थोड़ी सी दोस्तों क्या है, हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ से 2 किलोमीटर बाद तुम्हें एक हरा भरा बगीचा दिखाई देगा। इस वाक्य में निम्न में से कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या है, यहाँ से 2 किलोमीटर, तो एक तो 2 किलोमीटर आ गया, हरा भरा आ गया आपका विशेषण है। ठीक है, जो भी शब्द आपके संज्ञा की सर्वनाम की विशेषता बताता है दोस्तों, वो आपका विशेषण कहलाता है। तो बगीचे की विशेषता हरा भरा बतलाता है। ठीक है, 2 किलोमीटर है, ये भी आपका क्या है, विशेषता को बतला रहा है कि भाई इतने किलोमीटर पे है। ठीक है, रास्ते की बता रहा है कि इतने किलोमीटर पे, उस बगीचे की विशेषता को, स्थान को बता रहा है। तो यहाँ पर आपके 2 किलोमीटर देखिए क्या है, ये आपका निश्चित संख्यावाची है। तो हम देखते हैं, निश्चित संख्यावाची हो जाएगा, कहाँ है, निश्चित संख्यावाची हो जाएगा, बिल्कुल है। हरा भरा क्या है, गुण को बता रहा है दोस्तों, गुणवाचक हो जाएगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, तो जातिवाचक संज्ञा जिसे समस्त जाति का बोध कराए दोस्तों, किताब, बचपन, भाववाचक आ गई, किताब आ गई दोस्तों, ये जातिवाचक आ गई। पक्षी है दोस्तों, ये जातिवाचक आ गई। रामायण आ गई, ये व्यक्तिवाचक आ गई। शहर है दोस्तों, ये जातिवाचक आ गई। माधुर्य ये दोस्तों आपके भाववाचक आ गई। ठीक है, बचपन दोस्तों क्या है, भाववाचक है, ध्यान रखना। गाँव और गाय, ठीक है, तो गांव भी दोस्तों कौन सा गांव, गाय कौन सी गांव, कामधेनु गाय कौन सी गांव, तो ये गाय कौन सी है ये भी पता नहीं है, और गांव कौन सा है ये भी पता नहीं है, तो ये आपका क्या है, जातिवाचक आ गई। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, खाकर, सोकर, पीकर, बैठकर, कर जिसके अंत में हो जाता दोस्तों वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। तो मनीष पिछले वर्ष गाँव गया था, हमारा परिवार वर्ष 2018 में हिमाचल घूमने गया था, ये भी नहीं है। विद्वान विद्यालय में छात्र प्रतिदिन सुबह प्रार्थना करते हैं, सरता खाकर, खाना खाकर पढ़ाई करी, तो यही आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। इसमें से किस वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, अव्यय दोस्तों क्या होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, तो धीरे धीरे अव्यय है दोस्तों आपकी क्या है, उसकी रीति को बतला रहा है। राम मंदिर जा रहा है, इसमें दोस्तों कोई भी अव्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, सीधे सीधे दिख रहा है। राम नियमित रूप से मिठाई और फल खाता है, तो और है दोस्तों, ये भी आपका क्या है, मिठाई और फल है, ये भी आपका क्या है, संबंधबोधक अव्यय हो जाएगा। ना राम मंदिर जाता है, ना श्याम मंदिर जाता है, तो ना और ना ये भी दोस्तों अव्यय के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, संबंधबोधक अव्यय है। और आगे चलते हैं, वहाँ तुम तो कलाकार निकले, इस वाक्य में कौन कौन से अव्यय प्रयुक्त हुए हैं, एक तो दोस्तों आपका वहाँ हो जाएगा, ठीक है, वहाँ हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपके तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो प्रयुक्त हुए हैं, वहाँ आपका क्या है,
विस्मय सूचक है तो पीछे ही देंगे, इसको देखना। निपात है संबंधी विस्मय सूचक, तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। और तो दोस्तों क्या है, एक निपात है, तो समुच्चयबोधक तो ये है नहीं। समुच्चयबोधक कहाँ होता है, जब दो शब्दों में क्या है संबंध वो दो वाक्यों को जो जोड़ता है, ठीक है, और दो शब्दों में संबंध बताता है, वो आपका क्या है, संबंधबोधक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, निपात हो जाएगा, तो निपात है, और वहाँ क्या है, विस्मय सूचक, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अव्यय की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो अव्यय की श्रेणी में कौन कौन से आ जाएंगे। अव्यय क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है, देख लेना। तो, छी, ऊंचा, ऊंचा, ऊंची हो जाता है दोस्तों, ये विशेषण है। खरी, ही, क्योंकि, ठीक है, तो ये भी नहीं है दोस्तों, खरी नहीं है इसमें। कल, ठीक है, किंतु, चल, चल इसमें क्रिया आ गई दोस्तों। अब, एवं, भी, तो अब आ जाएगा दोस्तों, ये भी आ जाएगा अब, ठीक है। एवं ये भी हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। भी ये निपात हो जाएगा, तो निपात भी अव्यय में शामिल होते हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है, ठीक है। जहाँ पर दोस्तों जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं, ठीक है, तो पहला तो हम क्या है, क्या से उत्तर करते हैं, फिर किसे किसको से उत्तर करते हैं। देखते हैं, राम ने आम और अनार खाए, क्या खाए, आम और अनार खाए, तो यहाँ पर एक ही कर्म आ रहा है। तो यहाँ पर चाहे 10 वाक्य दे दे, राम ने अनार, चीकू, पपीता, केले खाए, तो यहाँ पर दोस्तों कर्म 10 नहीं है, ये एक ही कर्म है, ध्यान रखना। रमेश पहला कर्म है, वो तो आपका क्या होगा, प्राणीवाचक होगा। दूसरा जो कर्म है, जो मुख्य कर्म होगा, वो आपका क्या है, अप्राणीवाचक होगा, ठीक है। अप्राणीवाचक के साथ में क्या से प्रश्न करेंगे, यदि निर्जीव वस्तु आए तो वो आपका क्या है, मुख्य कर्म हो जाएगा। और जिसके साथ में किसी किसको से प्रश्न, ठीक है, किसी किसको से प्रश्न करें, तो वहाँ पर जो उत्तर आएगा दोस्तों वो उसका गौड़ कर्म हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन देख लिए, प्रश्न करते हैं। रमेश और राम ने अंगूर और केले खाए, चाहे 2 कर्ता दे, चाहे 10 कर्ता दे दे, कोई फर्क नहीं है। रमेश और राम ने क्या खाए, क्रिया के साथ में हमें प्रश्न करना है, अंगूर और केले खाए, ठीक है। किसे खाए, तो इसका उत्तर नहीं आ रहा है अभी। राम ने रमेश को केला खिलाया, क्या खिलाया, केला खिलाया, तो ये तो इसका मुख्य कर्म हो गया, ठीक है, ये तो इसका मुख्य कर्म हो गया। और किसे खिलाया, रमेश को खिलाया। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेना, पहला कर्म है वो प्राणीवाचक होता है, और दूसरा जो कर्म है दोस्तों वो अप्राणीवाचक होता है। केला है वो मुख्य कर्म है, ठीक है। रमेश है दोस्तों वो आपका क्या है, गौण कर्म है। रमेश और राम ने केले खाए, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये वाला। इनमें से किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। विशेषण उपवाक्य वो है दोस्तों जो किसी की विशेषता बतलाता है, ठीक है। तो मैंने एक लड़का देखा, तो मैंने एक लड़का देखा, एक लड़का ऐसा देखा जो बहुत दुबला था, ठीक है। तो ये दोस्तों विशेषण उपवाक्य, ये इस लड़के की विशेषता बतला रहा है जो बहुत दुबला, मैंने वही लड़का देखा जो बहुत दुबला था। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। सरकार चाहती है कि लोगों का भला हो, ये आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा, जो की से शुरू होता है, ठीक है। जब रात होती है तब चांद निकलता है, ये आपका दोस्तों क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। और राम आगे बढ़ा और श्याम पीछे रह गया, ये आपका क्या है, राम आगे बढ़ा और श्याम पीछे रह गया, तो ये आपका क्या है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है। हिंदी के सरल वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म, कर्ता, कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा कथन सही कथन पूछ रहा है। हिंदी के सरल वाक्य में कर्म, कर्ता, क्रिया नहीं दोस्तों, कर्ता, कर्म और क्रिया का होता है, ठीक है। पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। संयुक्त वाक्य में केवल 2 ही उपवाक्य होते हैं, नहीं दोस्तों कितने भी उपवाक्य हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी न किसी संयोजक के माध्यम से जुड़े हुए होने चाहिए। मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य प्राय की से प्रारंभ होता है, ये बिल्कुल आप याद रखना है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ठीक है, तो की से होगा, हमारे ऊपर भी देखा। मिश्र वाक्य में विशेषण वाक्य जब से प्रारंभ होता है, नहीं दोस्तों, क्रिया विशेषण वाक्य है वो होता है दोस्तों आपके जब से प्रारंभ, ठीक है। विशेषण उपवाक्य तो किसी की विशेषता बतलाता है। आगे चलते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। बाणाहत, बाण से हत, जन्मांध, जन्म से अंधा, खग, ये कोई नहीं है दोस्तों। अधिकरण तत्पुरुष में और दोस्तों क्या है, पे पर आना चाहिए। आप बीती, अपने पर बीती, उच्चायोग, ऊंचा आयोग, थलचर, थल में क्या है, चलने वाला, थल पर चलने वाला, तो एक में नहीं है। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया गया, इसमें ही नहीं है दोस्तों। हथकड़ी, हाथ में क्या है, कड़ी है, स्नेह मग, स्नेह से क्या है, मग्न है। तल्लीन, तत् माने उसमें लीन, पर्वत पर आरोहण, और आत्ममुग्ध यानी अपने में मुग्ध, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ये 134 का हो जाएगा आपके 4। इनमें से कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरण की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है। तो ये दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय, परमाणु,
ठीक है। परम धन अणु दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, विशेषण आ गया। द्वंद्व 64 4 और 60, बहुब्रीहि चक्रवाणी चक्र है जिसके हाथ में, ठीक है। संबंध तत्पुरुष, ये दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से किए गए वाक्य भेद के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों सरल वाक्य ये नहीं आता है दोस्तों, ये आपके क्या है, सरल संयुक्त और मिश्र हैं, ये आपके अलग हैं। इच्छाबोधक है, निषेधवाचक है, प्रश्नबोधक है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सरल वाक्य। रचना के आधार पर इसके भेद होते हैं सरल, संयुक्त और मिश्र। लोकेशना शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो लोकेशना लोक प्लस दोस्तों एषणा, ठीक है। दो मात्राएं ऊपर दिख रही हैं तो वृद्धि संधि हो जाएगी, एक मात्रा दिखती है तो क्या है उसमें गुण संधि होती है। निम्न में से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? तो कवि धन ईश्वर दोस्तों, ई और ई आगे बड़ी ही हो जाएंगी, कवीश्वर है। समुद्र धन उर्मी, समुद्रोर्मी, आ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा। मनुधन अंतर दोस्तों मनवंतर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पितृधन अनुमति, पित्रानुमति बनेगा दोस्तों, पित्रानुमति नहीं बनेगा। पितृधन आ गया, पित्राज्ञा बनता है। पितृधन अनुमति, पित्रानुमति बनती है। तो यहाँ पर जबकि बड़ा आ दे रखा है तो यही इसमें क्या है, गलत हो जाएगा। इनमें से संधि की दृष्टि से कौन सा शब्द है वो विकल्प है, गलत है। सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद, बिल्कुल सही है। देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण, बिल्कुल सही है। भूधन ऊर्ध्व, ठीक है, तो यहाँ पर आपके दीर्घ संधि हो जाएगी, तो यहाँ पर भूधन अर्थ है तो वह तो भूर्ध्व हो जाएगा। और बाघधन में तो बांग में इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, बांग में आपका लिखा जाता है किस प्रकार से, तो यही गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो ग है वो नहीं आता है। इनमें से किस शब्द में तीनों उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? सुधन, विधन, अवधन, स्थित, तीन उपसर्ग आ रहे हैं दोस्तों। सुधन आगत, ठीक है, समधन मिलन, और निर प्लस आ प्लस करण, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सुव्यवस्थित में दोस्तों आपका क्या है, तीन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो हमदर्द दोस्तों प्रयुक्त हुआ है, हम वतन प्रयुक्त हुआ है, हमराई प्रयुक्त है, लेकिन दोस्तों हम लोग, यहाँ पर दोस्तों जो हम हैं वो आपका क्या है, हम लोग, यानी सर्वनाम वाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग है, ये आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में कृत प्रत्यय, उपसर्ग क्या करते हैं दोस्तों, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है और आपके क्या है, संधि है। ये नए शब्दों का निर्माण में क्या है, नए शब्दों का क्या है, निर्माण करते हैं, ठीक है। अर्थ में जरूर परिवर्तन करेगा, उपसर्ग और प्रत्यय जिसके साथ में लग जाएंगे उसके साथ में दोस्तों अर्थ पद बदल देंगे उसका, ठीक है। दर्द अलग है, हम अलग है, हमदर्द बन गया, ठीक है। हम लोग का तो दोस्तों वही अर्थ आ रहा है, ठीक है, हम लोग यानी कि जो हम लोग हैं तो वही अर्थ आ रहा है, ध्यान रखना इस बात का। इनमें से किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तद्धित होते हैं जो दोस्तों शब्द के साथ में लगते हैं, ठीक है, विशेषण की संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे लगते हैं। कृत प्रत्यय यानी कि कृदंत प्रत्यय जो कि आपकी क्रिया के पीछे लगते हैं, क्रिया माने क्रिया, ठीक है। तो क्रिया किस, यानी इससे जो पूछ रहा है कि क्रिया से कौन सा शब्द है वो बना है। गंवार दोस्तों नहीं बना है, पांडव नहीं बना है, महात्म्य नहीं बना है, ये विशेषण से बना है। कारक बना है दोस्तों, करना, करना से बना है कारक। हृदयहीन शब्द में इनमें से किस समास का, कि हृदयहीन जो शब्द है वो किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास, अधिकरण, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व हो जाएगा, किस समास का है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके हृदयहीन, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, योग रूढ़ हो गया है उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए हृदयहीन का प्रयोग किया जाता है। कितने भी जो भी आपके शब्द समूह के लिए एक शब्द है ना, वो ज़्यादातर आपके क्या है, बहुब्रीहि समास होते हैं। योग रूढ़ शब्द हैं वो आपके बहुब्रीहि समास होते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। हृदयहीन, कर्मधारय हम लगा नहीं सकते, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष हम लगा नहीं सकते। द्वंद्व है दोस्तों, द्वंद्व तो इसमें किसी प्रकार से नहीं होगा, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो सम्मुख, अभिमुख, ये तो दोस्तों ये क्या है, पर्यायवाची दे दिए, तो यही आपका गलत हो जाएगा। शुक्ल का कृष्ण होता है, उन्मीलन का निमीलन, सृष्टि का प्रलय होता है। दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है कृतकार्य, कृतज्ञ, परावलंबी, निराश्रित। तो दोस्तों दूसरों पर जो आश्रित रहता है उसे कहते हैं हम परावलंबी। कृतज्ञता जो दूसरे की उपकार को मानता है, ठीक है। निराश्रित जो दूसरे पर भी आश्रित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द ज्वाला से संबंध नहीं है? तो ज्वाला से संबंधित जो शब्द नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा आपका अग्निशिखा होता है, लपट होता है, लौ होता है, लेकिन जो ज्वाला है वो नहीं है। किस विकल्प के समुच्चारित शब्दों का अर्थवेद सुमेलित नहीं है? स्वर्ण माने दोस्तों क्या होता है, सोना होता है, समर्ण माने उच्च वर्ण का, तो यही ये दोस्तों आपका गलत दे रखा है, ठीक है। दिवा माने होता है दिन होता है, या दिव आ जाए या दिवा आ जाए। दीवा माने होता है दोस्तों दिया। शूक माने होता है जौ, याद रखना आप।
और सुक माने होता है दोस्तों सुग्गा यानी कि तोता। नियत माने होता है निश्चित और नियति माने भाग्य। तो शब्द का दोस्तों आपको अभी से अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि शब्द ऐसी चीज़ है जो आपको 1-2 दिन में आप याद नहीं कर सकते। ठीक है, जितने भी पिछले पेपर आ रहे हैं वो मैं आपको करा दूंगा आरपीएससी के, लेकिन आपको जितने भी आप हरदेव बहारी की आप किताब ले लें, मैं आपको आप किताब पूछते रहते हैं, तो एक हरदेव बहारी की आपकी शब्द अर्थ रचना एवं प्रयोग के नाम से आती है, याद रखना। वो केदार पांडे वाली दूसरी किताब को दे देते हैं, वो नहीं लेनी आपको। शब्द अर्थ एवं प्रयोग के नाम से हरदेव बहारी हिंदी व्याकरण आती है, वो आप ले लें। और उस किताब में से आपको शब्द ज्ञान पर है, वो बहुत बहुत अच्छा उसमें दे रखा है, तो शब्द ज्ञान को उसमें से आपको तैयार करना है। इनमें से जैसे आपका संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ठीक है, जो भी आपके अनेकार्थक हैं, समानार्थी हैं, पर्यायवाची, विलोम है, ये आपको वहाँ से पढ़ने हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? ऊर्ध्व, इंदु, इंदु गलत हो जाएगा दोस्तों। दायित्व, ये भी गलत हो जाएगा। निर्दय, उर्मी, पौरोहित्य, ये भी गलत हो जाएगा। गत्यवरोध, गत्यवरोध, गति प्लस अवरोध, गत्यवरोध सही है, लेकिन ऐक्य दोस्तों ये गलत हो जाएगा। निधि, ठीक है। किरीट, किरीट माने मुकुट होता है दोस्तों, ये सही है। अत्ययुक्ति और प्रागैतिहासिक, ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अत्ययुक्ति शब्द कैसे बना है आप कह रहे होंगे भाई, अत्युक्ति होता है अत्ययुक्ति, ये दोस्तों आपका बना है अति, ठीक है, ये आपका किस प्रकार बना है? अति, धन, अयुक्ति। ध्यान रखना, संधि करके आपको देख लेनी शब्द की कोई में दिक्कत आ रही है, जैसे अति है तो ई के स्थान पर ये हो जाएगा, तय आधे हो जाएगा और ए उसमें जुड़ जाएगा, तो अत्ययुक्ति बन जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्राग प्लस ऐतिहासिक तो प्राग ऐतिहासिक बन गया। क्रीड तो दोस्तों शब्द सही है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। 48वां हो गया। अब चलते हैं 49वें पे। बहुत लंबी दोस्तों वीडियो आपकी बन गई है, ठीक है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो यहाँ पर इसी प्रकार से आता है कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो आपको बार बार दोस्तों लिख करके, क्योंकि शब्द शुद्धि दोस्तों एक दिन की चीज़ नहीं है, ये आपको बार बार जो भी आपके कठिन शब्द लगते हैं, जो भी आपका गलत होता है, उनको आप एक जगह लिख लें, ठीक है। चाहे आपने अपने सामने एक बोर्ड लगा लें, ठीक है, चाहे किसी भी कॉपी में आपको लगातार उन शब्दों को क्या लिखना है, ठीक है। श्रृंखला दोस्तों यहाँ पर आपका गलत है, अत्यधिक सही है, अतिथि सही है। सदुपदेश, सदुपदेश होता है, ध्यान रखना दोस्तों, सत प्लस उपदेश, यहाँ पर दोस्तों संधि नहीं होता है, यहाँ पर आपका योग होता है, मैं आपको बताऊं कैसे, ठीक है। तो ये आपको लगता है कि हम पेपर में कर रहे हैं सही है, लेकिन आप घर जाके देखते हैं तो दोस्तों वो क्वेश्चन गलत निकलता है। सत प्लस उपदेश, ठीक है। यदि सत पर दोस्तों हलंत नहीं होता तो यहाँ पर सतोपदेश हो जाता, लेकिन सत पर दोस्तों हलंत होता है। सत प्लस चित प्लस आनंद, ठीक है, वहाँ पर भी हमने देखा सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, तो यहाँ पर सत प्लस उपदेश है तो ऊ का मात्रा है, ये सतोपदेश हो जाएगा, ठीक है। तय का दय हो जाएगा और ऊ का ऊ हो जाएगा, तो सदोपदेश नहीं होता है, सदुपदेश होता है, ठीक है, सदुपदेश। अनाधिकृत, ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अन होता है, अन प्लस अधिकृत, तो यहाँ पर आ नहीं होता है, अनधिकृत होता है। ऐसे ही दोस्तों आपका निर होता है। आप ध्यान रखें जब भी उपसर्ग आप पढ़ते हैं तो किसके अंत में दोस्तों हलंत लग रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शब्दों को पहचानने के लिए। तो निर प्लस अनुनासिक, तो निरनुनासिक होता है, आ नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। पार्वतीय, ये दोस्तों शब्द नहीं है, पर्वतीय होता है, पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय, पर्वत प्लस ई है, ठीक है, तो पर्वतीय हो जाएगा। व्यावहारिक, ठीक है, तो ये आपका शब्द है वो सही है, लेकिन प्रकृति है ये आपका गलत हो जाएगा। प्रतीक्षा, सभी शब्द अशुद्ध हैं, पार्वतीय, व्यावहारिक और सब आपकी प्रतीक्षा ये गलत है आपकी, ज्योत्सना गलत है, पर्यवेक्षण ये आपका शुद्ध शब्द सही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सदुपदेश गलत है, अनाधिकृत गलत है, निरनुनासिक गलत है। आपको लग रहे होंगे कि भाई ये इनमें से एक आध तो सही है, लेकिन दोस्तों ये तीनों ही आपके क्या है, गलत हो जाएंगे, तीनों ही गलत हैं आपकी, तीनों ही गलत हैं ये आपकी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। तीनों ही आपके गलत हो जाएंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, यानी कि कौन से ऐसा जिसमें कोई अलग पर्यायवाची है। पाषाण, प्रस्तर, उपल, ध्यान रखना दोस्तों, शब्दयोग में पूछा जाता है कि उपल तो कहते हैं पत्थर को, उत्पल कहते हैं कमल को, ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। पांचाली दोस्तों, कृष्णा, याज्ञसेनी, ये आपके द्रौपदी के पर्यायवाची हैं, पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी, ठीक है। और आपके याज्ञसेनी है, कृष्णा है और आपकी पांचाली है। कच,
चिकुर कुंतल, ठीक है, ये आपके दोस्तों बाल के पर्यायवाची हैं। मयूर शिखी सिलीमुख, तो ये नहीं है दोस्तों आपकी, ठीक है, ये नहीं है। तो ये आपको 150 क्वेश्चन आपका लगभग दोस्तों आपका 1 घंटा 23 मिनट हो गया है। तो आपको दोस्तों ये श्रृंखला कैसी लगी? यदि आप चाहते हैं कि मैं सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसी प्रकार से कराऊं, तो आप कमेंट में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके बताएं, तभी मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना समय है, ठीक है, जब कोई देखे ही नहीं, जिसका देखने की बात नहीं दोस्तों, जिससे आपको फिर फ़ायदा ही नहीं हो, फिर वो चीज़ कराने की फ़ायदा कुछ नहीं है। तो ये आपको कैसी लगी, आपके कितने क्वेश्चन दोस्तों सही हुए हैं, वो आप मिल करके लिख करके बताना। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।